हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था तो इंजुआन एक बीस्ट के शिकार के लिए स्टार ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैब करने वाली थी। वो चाहती थी हानशेन भी उस शिकार में पार्टिसिपेट करे, इसलिए उसने जल्दी से हानशेन को उसका नाम रजिस्टर करने के लिए कहा था। अपना नाम रजिस्टर करने के लिए उसने हानशेन को यांगली के पास भेजा था, लेकिन जब हानशेन यांगली से जाके मिलता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि यांगली उस पर पहले से ही भड़की हुई लग रही थी, जो उसके 10 सेकंड लेट आने पर भी उसे ताने मारने लगती है। अब आगे हानशेन यांगली को समझाते हुए कहता है, मैं क्विंजुआन से ज़रूरी बात कर रहा था, इसलिए मुझे लेट हो गया था। लेकिन यांगली को यही लगता है कि वो बस बहाने बना रहा है, इसलिए हानशेन से ज़्यादा कुछ कहे बिना वो अपने पास से एक फॉर्म निकालती है और हानशेन को फॉर्म भरने के लिए दे देती है। हानशेन वो फॉर्म भरकर उसे वापस कर देता है। यांगली उसे घूरते हुए कहती है, कल सुबह तुम्हें गॉड शूटिंग ग्रुप के कैंप पर आना है, वो भी 6 बजे। और हाँ, मुझे लेट होने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। यांगली हानशेन को इंस्ट्रक्शंस दे ही रही थी, तभी अचानक से उसके पास एक लड़की का कॉल आता है। ये लड़की कोई और नहीं क्विंजुआन थी। क्विंजुआन कहती है, यांगली तुम जल्दी से मेरे पास आओ, और हाँ, हानशेन को भी अपने साथ लेकर आना। इस पर यांगली और हानशेन क्विंजुआन से मिलने चले जाते हैं। वो तीनों अभी के लिए कमरे में थे और उनके सामने एक स्क्रीन थी जिस पर एक वीडियो प्ले हो रहा था। हानशेन जब उस वीडियो को देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि ये वीडियो उसी का था। उसने कॉइन बनकर जो रोका प्लेनेट पर टेस्ट दिया था, ये उसी टेस्ट का वीडियो था, और अभी के लिए पूरा वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गया था। क्विंजुआन यांगली से पूछती है, यांगली आखिर इस लड़के के बारे में तुम्हें क्या लगता है? तो इस पर यांगली कॉइन को देखते हुए कहती है, मेरे हिसाब से ये कॉइन सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसकी स्किल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जिनकी टक्कर किसी से भी नहीं की जा सकती है। इस पर क्विंजुआन भी हामी में अपना सिर हिला देती है, जिसके बाद वो कहती है, और मैं चाहती हूँ कि ये कॉइन हमारे ग्रुप को ज्वाइन करे, इसलिए तुम्हें पूरी कोशिश करनी है इसे हमारे ग्रुप को ज्वाइन कराने की। तो इस पर यांगली कहती है, पर मैं तो ये भी नहीं जानती हूँ कि आखिर ये कॉइन है कौन, तो मैं आखिर ऐसा कैसे कर सकती हूँ? और अगर मैं इसे कोई ऑफ़र देते भी हूँ तो क्या चांसेस हैं कि वो मेरे ऑफ़र मानेगा? इस पर क्विंजुआन के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है और वो कहती है, अगर वो ना माने तो तुम अपनी ब्यूटी में फंसाकर उसे किसी न किसी तरह हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर कर मना लेना। वहीं हानशेन जो ये सब सुन रहा था, उसकी तो सांसें अटक गई थी। माना कि ये दोनों लड़की दिखने में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन हानशेन इनसे काफ़ी ज़्यादा डरता था, क्योंकि दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। ऐसे में यांगली के मोहपाश में फंसकर हानशेन मतलब कॉइन कभी बिल्कुल भी इस ग्रुप को ज्वाइन करने वाला नहीं था। और अभी के लिए अगर कॉइन इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता तो हानशेन नहीं कर पाता, और अब हानशेन ने कर लिया था तो कॉइन नहीं कर सकता था, क्योंकि हानशेन नहीं चाहता था कि पूरी दुनिया में अभी के लिए किसी को पता चले कि कॉइन और हानशेन दोनों एक ही हैं। और अभी के लिए अच्छी बात ये भी थी कि अभी के लिए कोई ये जानता भी नहीं था हानशेन के सिवाय। हानशेन अभी के लिए गहरी सांसें लेता है, जिसके बाद वो अपने कमरे में आ जाता है। अभी के लिए उसके कमरे में जो कॉपर टूथ बीस्ट था, वो लगभग पूरी तरह से स्केयर्ड ब्लड रैंक का बीस्ट बनने ही वाला था। अब बस उसे कुछ और दिन लगने वाले थे, जिसके बाद हानशेन को और ज़्यादा स्केयर्ड ब्लड जीन पॉइंट्स मिलने वाले थे। अगले दिन सुबह हानशेन गॉड शूटिंग ग्रुप के कैंप पर आता है। वहाँ पर कुछ लोग अभी के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे। हानशेन उन सभी को ध्यान से देखने लगता है। उनमें उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई पड़ता है। ये कोई और नहीं बल्कि शू शाओ था, जिसे हानशेन ने कॉइन बनकर गेल मेंटिस बेचे थे। वो जल्दी से शू शाओ के पास जाता है और कहता है, शू शाओ, आखिर तुम भी गॉड शूटिंग ग्रुप का हिस्सा हो? तो इस पर शू शाओ पीछे मुड़कर उसे देखता है और चौंक कर कहता है, हानशेन, आखिर तुम मुझे कैसे जानते हो? और ये सुनकर हानशेन को याद आता है कि वो शू शाओ से हानशेन बनकर नहीं बल्कि कॉइन बनकर मिला था। ऐसे में शू शाओ उसे नहीं बल्कि कॉइन को जानता था। इसलिए हानशेन जल्दी से बहाने बनाते हुए कहता है, अरे भाई शू शाओ, भला तुम्हें कौन नहीं जानता है? अरे तुम ही तो वो पहले इंसान थे जिसने कॉइन को देखा था।
और जिसने कॉइन को उसका नाम दिया है। इस पर शूशाओ शेखी मारते हुए कहता है, अच्छा तो तुम मुझे इस तरह जानते हो। हाँ बिल्कुल, कॉइन को ही मैंने ये नाम दिया है और कॉइन और मैं काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों लगभग बेस्ट फ्रेंड हैं। आज मेरी वजह से कॉइन इतना ज़्यादा पॉपुलर है। इधर शूशाओ को अपनी बातों में फंसता देख हानशेन राहत की सांस लेता है। जिसके बाद शूशाओ उससे पूछता है, आखिर तुमने गॉड शूटिंग ग्रुप क्यों ज्वाइन किया? आखिर क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ की ट्रेनिंग कितनी ज़्यादा खतरनाक है? तो इस पर हानशेन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैं जानता हूँ ट्रेनिंग खतरनाक है, लेकिन मैंने अभी के लिए एक आर्चर के रूप में ग्रुप ज्वाइन किया है। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि मेरी जान पर कोई खतरा आएगा। शूशाओ भी मुस्कुराने लगता है। वो जल्दी से हानशेन के पास आता है और उससे फुसफुसाते हुए कहता है, हानशेन भले ही तुमने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, लेकिन यांगली से सावधान रहना। वो एक बहुत ही खतरनाक लड़की है। उसे दूसरों को चोट पहुंचाने में बहुत मज़ा आता है। फ्यूचर में वो तुम्हें परेशान करने की काफ़ी सारी कोशिशें कर सकती है। इस पर हानशेन उसकी बातें गौर से सुनने लगता है और थोड़ी देर तक बातें सुनने के बाद कहता है, मैं उससे कल ही मिला था और मुझे पहली मुलाकात में ये बात समझ आ गई थी। वो दोनों अभी बातें कर ही रहे थे, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, आखिर तुम दोनों मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हो? ये सुनकर वो लोग जल्दी से पीछे मुड़कर देखते हैं। पीछे कोई और नहीं, यांगली खड़ी हुई थी, जो अपनी गुस्से से लाल आंखों से उन दोनों को घूर रही थी। शूशाओ जल्दी से बात पलटते हुए कहता है, अरे यांगली, वो तो हम तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। लेकिन यांगली शूशाओ की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और उन दोनों को सज़ा देती है। उसने इन दोनों को 1000 तीर शूट करने की सज़ा दी थी, वो भी 7 लेवल के बो से। मतलब उन दोनों को अभी के लिए लेवल 7 के बो से 1000 तीर शूट करने थे। लेवल 7 के बो की स्ट्रिंग खींचने के लिए ही किसी की स्ट्रेंथ लेवल 7 की होनी चाहिए और अभी के लिए तो उन्हें 1000 तीर शूट करने थे। ऐसे में ये सुनकर शूशाओ की हालत खराब हो गई थी। लेकिन हानशेन अभी के लिए यांगली से उसे माफ़ करने की कोई रिक्वेस्ट नहीं करता है और शूशाओ के साथ शूटिंग एरिया में आ जाता है। जिसके बाद वो शूशाओ से कहता है, उससे रिक्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो अपना मन नहीं बदलेगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम अपनी पनिशमेंट कंप्लीट करना शुरू कर दें। इस पर शूशाओ उसे समझाते हुए कहता है, भाई हमें थोड़े तीर शूट करने की सज़ा नहीं दी है, हमें लगभग 1000 तीर शूट करने हैं। ये कोई आसान बात नहीं होने वाली है। तो हानशेन मुस्कुराते हुए कहता है, अगर हम कोशिश करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे, हमें बस कोशिश करने की ज़रूरत है। लेकिन शूशाओ ये अच्छी तरह से जानता था कि उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। वो लोग फिर भी अपना काम शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक वो लोग एरो शूट करना शुरू कर देते हैं। अभी वो अपनी सज़ा कंप्लीट कर ही रहे थे, तभी वहाँ से कुछ लोग गुजरते हैं जो उन दोनों को देखकर हंसने लगते हैं और उनमें से एक हंसते हुए शूशाओ से कहता है, कल हमारा ग्रुप एक स्केयर्ड ब्लड रैंक के बीस्ट के शिकार पर जाने वाला है और तुम दोनों उसे ज्वाइन नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे 2-3 दिन तो इसी सज़ा को कंप्लीट करने में ही निकल जाएंगे। वो लोग अभी बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर गॉड शूटिंग ग्रुप का को लीडर टाओ आ जाता है। टाओ को वहाँ देखकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं टाओ को वहाँ देखकर शूशाओ टाओ के पास आता है और उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है, लीडर टाओ प्लीज़ हमारी सज़ा माफ़ करने में हमारी मदद कीजिए ना, और प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कल के शिकार पर हमें भी ले जाइए ना। इस पर लीडर टाओ उसे गुस्से में कहता है, आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? क्या तुम्हें सच में लगता है तुम रिश्वत देकर मुझे खरीद सकते हो? इस पर शूशाओ समझ जाता है कि लीडर टाओ अब नहीं मानने वाला है और वो पीछे हट जाता है। इधर जब वो हानशेन के पास आता है तो हानशेन पूछता है, क्या गॉड शूटिंग ग्रुप के रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं? तो इस पर शूशाओ दांत भींचते हुए कहता है, काहे की स्ट्रिक्ट? कुछ भी स्ट्रिक्ट नहीं है। लीडर टाओ ने पहले भी मुझसे पैसे लेकर मेरी सज़ा माफ़ की है, लेकिन अभी के लिए वो ऐसा नहीं कर रहा है। शायद वो तुमसे किसी बात से चिढ़ा है। मेरे हिसाब से हानशेन तुम्हें फ्यूचर के लिए सावधान रहना चाहिए। लीडर टाओ यांगली को काफ़ी पसंद करता है और यांगली तुमसे नाराज़ है, इसलिए शायद लीडर टाओ भी तुमसे नाराज़ है और तुम्हें सज़ा देना चाहता है। शूशाओ की बातें सुनकर हानशेन मन ही मन कहता है, मैंने इस आदमी का कुछ बिगाड़ा नहीं है,
फिर भी ये मुझसे दुश्मनी ले रहा है। अगर पानी सिर से ऊपर गया तो मैं इस आदमी को इसकी जगह ज़रूर दिखाऊंगा। हानशेन कोई 2 साल का बच्चा नहीं था और ना ही वो पहले वाला हानशेन था जिसके पास कोई खास पावर नहीं थी। अब वो बदल चुका था। अगर अब कोई उसे जानबूझकर परेशान करेगा तो हानशेन भी उसे उसकी जगह दिखाने से पहले एक पल के लिए नहीं सोचेगा। हानशेन एक के बाद एक एरो शूट करना शुरू कर देता है। वो कंटिन्यूस एरो शूट करते जा रहा था, बीच में एक भी ब्रेक नहीं ले रहा था क्योंकि उसे पता था उसके पास लिमिटेड टाइम है। इधर शूशाओ हानशेन से वीक था, लेकिन वो भी कल के शिकार में हिस्सा लेना चाहता था, इसलिए वो भी एक के बाद एक एरो शूट करना शुरू कर देता है। वहीं यांगली जो दूर से ये सब देख रही थी, वो मन ही मन बुदबुदाते हुए कहती है, ये लड़का हानशेन थोड़ा बहुत तो कैपेबल है, लेकिन ये हमारे ग्रुप में सरवाइव कर पाएगा या नहीं ये इसी पर डिपेंड करता है। अभी के लिए वो हानशेन से थोड़ी इम्प्रेस ज़रूर हो गई थी, लेकिन उसके मन में हानशेन के लिए जो ख्याल थे वो बिल्कुल नहीं बदले थे। उसे अभी भी यही लगता था कि हानशेन किसी काम का नहीं है। यांगली कुछ और देर तक वहाँ पर रुकती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इधर हानशेन और शूशाओ लगातार एरो शूट करते रहते हैं और फाइनली 4 से 5 घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया था। उनकी पनिशमेंट कंप्लीट हो चुकी थी और दोनों ही अभी के लिए गहरी गहरी सांसें ले रहे थे, क्योंकि ये पनिशमेंट कंप्लीट करने के चक्कर में दोनों की ही हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हानशेन तो फिर भी ठीक था क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ 9.1 की थी, लेकिन शूशाओ उसका तो पूछो ही मत, उस पर अब ठीक से उठा भी नहीं जा रहा था। वो ज़मीन पर बैठकर गहरी गहरी सांसें ले रहा था। हानशेन उससे कहता है, तुम्हें जाकर अभी के लिए अपने बॉडी पर कुछ मेडिसिन लगानी चाहिए, जिसके बाद तुम्हें आराम मिल सकता है। खैर अभी के लिए ये टॉपिक छोड़ो, मुझे तुम ये बताओ, क्या तुम्हें पता है हम कल किस स्केयर्ड ब्लड रैंक के बीस्ट का शिकार करने जाने वाले हैं? तो इस पर शूशाओ उसे बताता है, हाँ मैंने इसके बारे में जानकारी निकाली है। मैंने यांगली की असिस्टेंट को कुछ पैसे देकर उससे पूछा था, तब उसने मुझे बताया था कल हम एक उड़ने वाले स्केयर्ड ब्लड रैंक के बीस्ट का शिकार करने जाएंगे। उस बीस्ट का शिकार करने के लिए चैंटियान को आर्चर्स की ज़रूरत है और उसके ग्रुप में अभी के लिए ना के बराबर आर्चर्स हैं, इसलिए उसने क्वीन जुआन की मदद मांगी थी, मतलब हमारे ग्रुप की मदद मांगी थी। इस पर हानशेन सोच में पड़ जाता है। वो वहाँ से रोका प्लैनेट लौट आता है। वो अभी के लिए यही सोच रहा था कि आखिर वो किस तरह कल के शिकार में एक बीस्ट सोल हासिल करने का मौका पा सकता है। उसके पास कल के शिकार में एक बीस्ट सोल पाने का मौका था, लेकिन उसके लिए उसे उस बीस्ट पर आखिरी वार करना होगा। लेकिन आखिरी वार करने के लिए उसके पास इतना पावरफुल वेपन तो होना चाहिए जो उस बीस्ट को कोई चोट पहुंचा सके। इसी चक्कर में वह अभी के लिए एक पावरफुल एरो ढूंढने लगता है। काफ़ी ढूंढने के बाद भी उसे कोई अच्छा एरो नहीं मिलता है। उसने डिसाइड किया था कि वो अभी के लिए जेड स्टील से बना हुआ कोई एरो ढूंढेगा, क्योंकि जेड स्टील स्टील से भी ज़्यादा पावरफुल और हल्का होता था और उसकी टफनेस का तो पूछो ही मत, उसकी टफनेस स्टील से कई गुना ज़्यादा होती थी। ऐसे में जेड स्टील का अगर एक छोटा सा पोर्शन भी किसी और अलॉय के साथ मिक्स कर दिया जाए तो उस वेपन की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती थी। इसलिए अभी के लिए वो एक जेड स्टील से बना हुआ एरो ढूंढ रहा था। वो निराश हो चुका था क्योंकि अभी के लिए उसके पास जितने पैसे थे उसमें एक जेड स्टील से बना एरो खरीदना बहुत मुश्किल होने वाला था। वो हार मानने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से उसे इंटरनेट पर एक एडवर्टाइजमेंट दिखती है जिसमें लिखा था, अगर किसी को जेड स्टील से बना एरो खरीदना है तो हमारे पास आ सकता है। इस एरो में जेड स्टील की मात्रा 1.2% है और इस एरो की कीमत 3 लाख रुपए है। अगर कोई इसे खरीदना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करे। हानशेन उस नंबर को ध्यान से देखता है और उस पर कॉल करता है। जब वो सामने वाले से बात करता है तो उसे समझ में आने लगता है कि सामने वाला इंसान काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। हानशेन उससे कहता है, क्या आप ये एरो होम डिलीवर कर सकते हैं? तो इस पर वो आदमी कहता है, बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें एरो खरीदना है तो मैं जो एड्रेस दे रहा हूँ तुम्हें उसी एड्रेस पर आना होगा। हानशेन के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो मान जाता है।
उस आदमी ने हानशेन को जो एड्रेस दिया था वो स्मॉल वैली का था। हानशेन स्मॉल वैली आ जाता है और उसे ढूंढने लगता है। फाइनली काफ़ी ढूंढने के बाद उसे वो आदमी मिल जाता है। हानशेन उस आदमी से मिलते ही समझ गया था कि ये आदमी काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी है। वो आदमी हानशेन को एरो दिखाते हुए कहता है, यही वो एरो है जिसे तुम खरीदना चाहते हो। तो हानशेन उस एरो को टेस्ट करने लगता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि कहीं ये आदमी उसके साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर तक अच्छी तरह से टेस्ट करने के बाद हानशेन को समझ आ जाता है कि ये एरो सच में काफ़ी पावरफुल है और सच में इसके अंदर 1.2% जेड स्टील है। इसलिए वो उस आदमी को 3 लाख रुपए दे देता है और उससे वो एरो खरीद लेता है। वो आदमी एरो बेचने के बाद हानशेन से कहता है, अगर तुम्हें फ्यूचर में कुछ खरीदना है तो तुम मेरे पास आ सकते हो। और हाँ, एक ज़रूरी बात, मैंने अभी के लिए तुम्हें जो ये एरो बेचा है उसे मैंने खुद से बनाया है, ना कि किसी मशीन से। ऐसे में ये एरो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और तुम इसकी तुलना उन मशीन से बने हुए एरो से बिल्कुल नहीं कर सकते हो। इस पर हानशेन अपना सिर हिलाता है और उस एरो को लेकर अपने घर लौट आता है और सीधा डेमन वर्ल्ड के लिए रवाना हो जाता है। सुबह होते होते वो डेमन वर्ल्ड पहुंच गया था। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। स्टील आर्मर बेस के एंट्रेंस पर अभी के लिए शैंटियान का ग्रुप और क्विंजुआन का ग्रुप, ये दोनों ग्रुप साथ में खड़े हुए थे। क्विंजुआन शैंटियान से हाथ मिलाते हुए कहती है, शैंटियान, वक्त आ गया है मिशन शुरू करने का, हम लोग तैयार हैं, या तुम तैयार हो? इस पर शैंटियान भी मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला देता है। शैंटियान की नज़र जब हानशेन पर पड़ती है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो हानशेन से नफरत करता था, लेकिन क्विंजुआन की वजह से वो हानशेन को कुछ भी कह नहीं सकता था। पर उसने डिसाइड किया था कि अगर इस शिकार में उसे मौका मिलेगा तो वो हानशेन को ज़रूर मार देगा। इधर शैंटियान के ग्रुप का एक मेंबर लावेंग हानशेन को परेशान करने जाता है, लेकिन तभी बीच में क्विंजुआन आ जाती है और कहती है, लावेंग, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और हानशेन के बीच में काफ़ी सारी बैड मेमोरीज हैं, लेकिन वो मेरे ग्रुप का हिस्सा है और अगर तुम उसे मेरे सामने बुली करने की कोशिश करोगे तो फिर मैं तुम्हें सज़ा देने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचूंगी। क्विंजुआन की धमकी सुनकर वो पीछे हट जाता है और सभी लोग अब शिकार के लिए रवाना हो जाते हैं। वो लोग अभी के लिए एक जगह पर आए थे। ये जगह चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई थी। शैंटियान अपने पास से स्टारलाइट एरोज निकालता है जिसे स्टार ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था और वो उन्हें यांगली को देते हुए कहता है, यांगली, तुम अपने ग्रुप के आर्चर्स में ये बांट दो। यांगली अपने ग्रुप के टॉप 5 आर्चर्स को चुनती है, जिनमें हानशेन भी था, और वो उन सभी को ये एरो बांटने लगती है। लेकिन जब वो हानशेन को स्टारलाइट एरो देने जाती है तो बीच में शैंटियान आ जाता है और उससे कहता है, यांगली, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इसे ये एरो दो। तो इस पर यांगली कहती है, मैं भला इसे एरो क्यों नहीं दे सकती हूँ? तो इस पर शैंटियान कहता है, ये एरो मैंने तुम लोगों को प्रोवाइड किए हैं, ऐसे में ये मैं ही डिसाइड करूँगा कि आखिर ये एरो किसे देने चाहिए और किसे नहीं। एंड अंत में यांगली को भी शैंटियान की बात माननी पड़ती है। वैसे भी यांगली हानशेन को कुछ खास पसंद नहीं करती थी, जो उसके लिए शैंटियान से लड़ने वाली थी, इसलिए उसने आसानी से शैंटियान की बात मान ली थी। अभी के लिए हानशेन को एक भी स्टारलाइट सीरीज का एरो नहीं मिला था। उसके पास गॉड शूटिंग ग्रुप के वो नॉर्मल एलॉय से बने हुए एरो थे, जिनका शायद ही उस स्केयर्ड ब्लड रैंक के बीच पर कोई खास असर होने वाला था। वहाँ पर मौजूद सभी पावरफुल लोगों को एक एक पोजीशन दे दी जाती है, लेकिन शैंटियान के ग्रुप के लोग हानशेन और शूशाओ को दूर भगा देते हैं, ये कहते हुए कि तुम लोग कोई पावरफुल इंसान नहीं हो जो तुम्हें कोई पोजीशन दी जाए। अभी के लिए शूशाओ और हानशेन ने उन लोगों से दूर अपने लिए एक जगह ढूंढ ली थी और वहीं से वो लोग उस स्केयर्ड ब्लड रैंक के बीच के सामने आने का इंतज़ार कर रहे थे। सभी का इंतज़ार ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है और फाइनली आधे घंटे बाद एक बीस्ट बाहर आ जाता है। बीस्ट देखने में एक पर्पल ड्रैगन जैसा था। बीस्ट के बाहर आते ही सभी लोग उस पर एरो शूट करना शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक आर्चर्स उस बीस्ट पर एरो शूट करते जा रहे थे।
वो बीस्ट एरो से बचने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन इस कोशिश में भी उसे काफी सारे एरोज लग गए थे और अभी के लिए उसे छोटी मोटी चोट आ गई थी। स्टारलाइट सीरीज के एरो पावरफुल तो थे, लेकिन ये एरो एक स्केर्ड ब्लड रैंक के बीस्ट को कोई खास चोटें नहीं पहुंचा सकते थे। ऐसे में इस बीस्ट को मामूली सी चोटें आई थीं, जो बहुत जल्द भरने वाली थी। ये बीस्ट इन सभी से बचते हुए वहां से उड़कर भागने लगता है। ये देखकर यांगली, शैंटियान सभी अपने बीस्ट माउंट को निकालते हैं और वहां से उस बीस्ट का पीछा करते हुए भागने लगते हैं। सभी उस बीस्ट के पीछे लग गए थे, लेकिन वहां पर बहुत से ऐसे लोग भी थे जिनके पास कोई बीस्ट माउंट नहीं था। हानशेन भी उन्हीं लोगों में से एक था। उसके पास भी कोई बीस्ट माउंट नहीं था। वो अभी के लिए यही सोच रहा था कि आखिर वो किस तरह इस बीस्ट का पीछा कर पाएगा, लेकिन फिर भी वो एक जगह पर रुकने वाला नहीं था। वो भागकर ही उस बीस्ट का पीछा करने लगता है, लेकिन ऐन वक्त पर वहाँ पर क्विंजुआन आ जाती है। क्विंजुआन जब हानशेन को भागते हुए देखती है तो वो हानशेन को अपने बीस्ट माउंट पर खींच लेती है और अभी के लिए हानशेन क्विंजुआन के साथ उस बीस्ट का पीछा करने लगता है। इधर बेचारा शूशाओ वहीं पर रह गया था। क्विंजुआन और हानशेन अभी के लिए इन सभी से काफ़ी पीछे थे। वो लोग पहले ही काफ़ी आगे निकल गए थे, इसलिए उन लोगों को उस बीच तक पहुंचने में टाइम लगने वाला था। वो दोनों तेजी से ट्रैवल करते हुए फाइनली उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर अभी के लिए सभी लोग रुके हुए थे। सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ था, जिसकी चोटी पर मतलब जिसके टॉप पर अभी के लिए वो बीस्ट बैठा हुआ था। वो बीस्ट घायल था, इसलिए उन लोगों के पास अभी के लिए एक अच्छा मौका था इस बीस्ट को मारने का। क्विंजुआन जल्दी से यांगली के पास जाती है और उससे सिचुएशन के बारे में पूछती है, तो यांगली बताती है सिचुएशन अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। वो बीस्ट अभी के लिए टॉप पर है। ऐसे में अगर हम अभी के लिए एक एरो का यूज़ भी करते हैं, चाहे वो एरो बीस्ट सोल से बना हुआ ही क्यों ना हो, लेकिन वो एरो भी अभी के लिए इस बीस्ट को नहीं मार पाएगा। हमें ऊपर जाकर ही इसका शिकार करना होगा। क्विंजुआन सिचुएशन को समझ गई थी, इसलिए वो शैंटियान की तरफ देखने लगती है। शैंटियान सभी को एक साथ घूरता है और सभी से कहता है, अभी के लिए तुम सभी को इस पहाड़ पर चढ़कर ऊपर जाना है। जो भी ऊपर जाएगा मैं उसे स्केर्ड ब्लड रैंक के बीस्ट का दुगना मीट दूंगा। ये सुनकर सभी लालची लोग मान जाते हैं और एक के बाद एक ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। इधर क्विंजुआन भी ऊपर जाने लगती है, तो ये देखकर शैंटियान उसे रोकता है और कहता है, तुम्हें यहाँ पर नीचे रुककर सभी को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए। तो क्विंजुआन उसे मना करते हुए कहती है, यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है और तुम दोनों भी यहाँ पर हो, ऐसे में मुझे यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो पहाड़ चढ़ने लगती है, तो शैंटियान हानशेन को भी उसके पीछे ढकेल देता है। उसका प्लान था कि वो मौका देखकर हानशेन पर हमला कर कर उसे मार देगा और उसका किस्सा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। सभी लोग एक के बाद एक पहाड़ चढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग जो पहाड़ के ऊपर पहुंचते हैं उन पर वो बीस्ट तुरंत हमला कर कर उन्हें मार देता है। इस पर क्विंजुआन सबको जल्दी से छिपकर और उस बीस्ट पर छिपकर हमला करने के लिए कहती है। इस पर सभी लोग छिप जाते हैं और फिर छिपकर उस बीस्ट पर हमला करने लगते हैं। उन सभी के एरो लगातार उस बीस्ट को लग रहे थे, जिस वजह से अब वो बीस्ट और ज़्यादा घायल हो गया था, लेकिन अभी भी वो अधमरा नहीं हुआ था। उसके मरने की कंडीशन नहीं आई थी। ये देखकर हानशेन जल्दी से तैयार हो जाता है हमला करने के लिए, लेकिन तभी अचानक से पीछे से उस पर शैंटियान हमला कर देता है। शैंटियान अभी के लिए गोरिल्ला में बदल चुका था। उसने एक बीस्ट सोल का यूज़ किया था और वो गोरिल्ला में ट्रांसफॉर्म हो गया था। उसने हानशेन पर हमला कर दिया था। हानशेन अभी के लिए घायल तो हो गया था, लेकिन ऐन वक्त पर वो पहाड़ से कूद गया था और उसने रस्सी पकड़ ली थी। इस वजह से अभी के लिए वो मरने से बच गया था, पर शैंटियान को लगा था कि हानशेन मर चुका है, इसलिए उसने अब सीधा जाकर उस बीस्ट पर हमला करना शुरू कर दिया था। इधर क्विंजुआन भी खुद को जल्दी से एक गोल्डन कलर के लाइन में बदलती है और वो भी शैंटियान के साथ उस बीस्ट पर हमला करने लगती है। इधर हानशेन जल्दी से पहाड़ पर चढ़कर आता है और वहाँ की कंडीशन को ध्यान से देखने लगता है। वो अभी के लिए समझ गया था कि इन दोनों के होते हुए बीस्ट ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए वो मौका ढूंढने लगता है। इधर क्विंजुआन और शैंटियान उस बीस्ट पर आखिरी हमला करते हैं। उन दोनों का हमला बीस्ट में लग तो जाता है, लेकिन बीस्ट झटका देकर उन दोनों को दूर ढकेल देता है।
अभी के लिए वो दोनों दूर जाकर गिर गए थे और बीस्ट भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अधमरा हो चुका था। अब बस एक हमले की देर थी और वो बीस्ट मारा जाता। ये देखकर शैंटियान जल्दी से अपना बो और एरो निकालता है और उस बीस्ट पर हमला कर देता है। उसका एरो तेजी से अभी के लिए बीस्ट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी हानशेन भी अपना बो और एरो निकालता है और उस बीस्ट पर अपना एरो शूट कर देता है। अचानक से ही हानशेन का एरो शैंटियान के एरो को कट करते हुए सीधा जाकर उस बीस्ट को लगता है और हानशेन के हमले से वो बीस्ट मारा जाता है और सीधा खाई में गिर जाता है। अभी के लिए वो बीस्ट मर चुका था और हानशेन को उसकी पावर स्क्रीन दिखाई पड़ती है, लेकिन हानशेन के आखिरी हमले को देखकर सभी लोग चौंक गए थे। किसी को भी नहीं लगा था कि हानशेन आखिरी हमला करेगा। इधर इस बात से शैंटियान का पारा हाई हो गया था। वो जल्दी से हानशेन के पास आता है और गुस्से में उससे कहता है, हानशेन, क्या तुझे इस बीस्ट की बीस्ट सोल मिली है? तो इस पर हानशेन तुरंत नामे सिर हिला देता है और कहता है, नहीं, मुझे इसकी बीस्ट सोल नहीं मिली है। अब सीन चेंज हो जाता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। एक कमरे में अभी के लिए क्विंजुआन और हानशेन मौजूद थे। क्विंजुआन हानशेन से पूछती है, हानशेन, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हें उस बीस्ट की बीस्ट सोल मिली थी? देखो, चिंता मत करो, अगर तुम मुझे वो बेचना चाहोगे तो मैं तुम्हें उसकी अच्छी कीमत दूंगी। इस पर हानशेन दोबारा से नामे सिर हिलाते हुए कहता है, देखो, मैं तुम्हें सच ही कह रहा हूँ, मुझे सच में उसकी बीस्ट सोल नहीं मिली है। और क्विंजुआन उसकी बात मान भी जाती है, क्योंकि बीस्ट सोल मिलना बिल्कुल भी आसान नहीं होता था। जिसके बाद वो हानशेन के पास आती है और उसे वार्न करते हुए कहती है, हानशेन, अगले कुछ दिनों के लिए तुम सावधान रहना। मुझे डर है कि शैंटियान मौका देखकर तुम पर हमला कर तुम्हें मारने की कोशिश कर सकता है, इसलिए बी केयरफुल। इस पर हानशेन भी अपना सिर हिला देता है। अब हमें कल का सीन दिखाया जाता है। असल में जब शैंटियान को हानशेन ने कहा था कि उसे बीस्ट सोल नहीं मिली है, तो भी शैंटियान को भरोसा नहीं हुआ था और उसने हानशेन पर हमला भी किया था। लेकिन ऐन वक्त पर बीच में क्विंजुआन आ गई थी और उसने शैंटियान को धमकी दी थी कि हानशेन उसके ग्रुप का मेंबर है। ऐसे में अगर शैंटियान हानशेन पर हमला करेगा तो क्विंजुआन ज़रूर बीच में आएगी और फिर शैंटियान को क्विंजुआन का सामना करना पड़ेगा। क्विंजुआन की वजह से शैंटियान तब पीछे हट गया था, लेकिन ये बात सभी समझ सकते थे कि शैंटियान चुप नहीं बैठा है। वो मौका आने पर हानशेन को मारने की कोशिश ज़रूर करेगा। हानशेन भी ये बात जानता था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा केयरफुल था। अब सीन बदल जाता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। हानशेन अपने कमरे में मौजूद था और नहा रहा था। नहाने के बाद अचानक से उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है और वो अपने पास से उस पर्पल ड्रैगन की बीस्ट सोल को बाहर निकालता है। हानशेन को सच में उसकी बीस्ट सोल हासिल हो गई थी, लेकिन इस बारे में हानशेन किसी को बताने वाला नहीं था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये बीस्ट सोल उड़ने वाले पंख थे, ऐसे में हानशेन इनका यूज़ कर उड़ भी सकता था, इसलिए अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश था। इसके बाद जब वो अपने कमरे में आता है तो उसकी खुशी दुगनी हो जाती है, क्योंकि वो कॉपर टूथ बीस्ट जिसे उसने पर्पल क्रिस्टल खिलाया था, वो अभी के लिए पूरी तरह से एक स्केयर्ड ब्लड रैंक का बीस्ट बन चुका था। हानशेन जल्दी से जाकर उस बीस्ट पर हमला करता है और एक ही हमले में उसे मार देता है, जिसके बाद हानशेन उसे पकाकर खाने लगता है। हानशेन को इस बीस्ट को पकाकर खाने पर लगभग 7 और जीन पॉइंट्स मिलते हैं और अब उसके पास टोटल 25 जीन पॉइंट्स हो गए थे। इस बीस्ट को मारने के बाद हानशेन जल्दी से मार्केट जाकर एक दूसरा प्रिमिटिव लेवल का बीस्ट लेकर आता है और उसे भी एक क्रिस्टल खिला देता है। अगले कुछ दिनों तक हानशेन के पास और कोई काम नहीं था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो शिकार के लिए एक कोई नई जगह पर जाएगा। इसी बारे में वो पोलर नाइट फोरम पर रिसर्च करता है और उसे डार्क स्वैम्प के बारे में पता चलता है। इस जगह पर काफ़ी खतरनाक बीस्ट पाए जाते थे, लेकिन हानशेन के लिए ऐसी जगह ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती थी। अभी के लिए उसके पास उसका गोल्डन आर्मर था। ऐसे में हानशेन को इस बात का तो बिल्कुल भी डर नहीं था कि कोई उसे मार देगा, इसलिए हानशेन अब डिसाइड करता है कि अगले शिकार के लिए वो डार्क स्वैम्प जाएगा। लेकिन दुख की बात ये थी कि हानशेन के पास अभी के लिए कोई ऐसा वेपन नहीं था जिसकी मदद से वो किसी पावरफुल बीस्ट का सामना कर सके। इसलिए हानशेन डिसाइड करता है कि सबसे पहले
वो अपने लिए एक जेड स्टील से बना हुआ वेपन खरीदेगा। उसने अभी के लिए खंजर को खरीदने का डिसाइड किया था। तभी उसे याद आता है पिछली बार जिस आदमी से उसने एरो खरीदा था, उसने हानशेन से कहा था कि अगर उसे फ्यूचर में भी जेड स्टील से बने किसी वेपन की ज़रूरत हो तो वो उस आदमी के पास आ सकता है, उसके पास कमाल के वेपन्स हैं। इसलिए हानशेन उस आदमी की तलाश में वही जगह पर आ जाता है। वहाँ पर उस आदमी से मिलता है, जिसके बाद वो आदमी हानशेन को अपने साथ अपने गोडाउन में लेकर जाता है। वहाँ पर वो आदमी हानशेन को एक खंजर दिखाता है जो 5% जेड स्टील से बना हुआ था। इस खंजर की कीमत 3 लाख रुपए थी। हानशेन उससे पूछता है आखिर एक एरो जिसमें 1.2% जेड स्टील था और एक खंजर जिसमें 5% जेड स्टील है, आखिर इनकी कीमत सेम क्यों है। तो इस पर वो आदमी समझाता है कि एक एरो को बनाना एक खंजर को बनाने से कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए इनकी कीमत सेम है। हानशेन बात को समझ गया था। वो वहाँ से खंजर लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी नज़र एक तलवार पर पड़ती है। उस दीवार पर वो तलवार अकेली लगी हुई थी, वहीं बाकी दीवारों पर कई सारे वेपन्स थे। हानशेन उस आदमी से पूछता है क्या ये तलवार खास है, आखिर तुमने इसे यहाँ पर अकेला क्यों लगाया है। तो इस पर वो आदमी हानशेन को अजीब सी आवाज़ में कहता है हाँ, ये तलवार बिल्कुल खास है क्योंकि ये तलवार पूरे 75% जेड स्टील से बनी है, ऐसे में ये खास तो होगी ही। हानशेन उसकी बात सुनकर चौंक जाता है और पूछता है आखिर इसकी कीमत क्या है। तो इस पर वो आदमी रहस्यमय आवाज़ में कहता है 10 करोड़। हानशेन उसकी बात सुनकर चौंक जाता है, लेकिन वो चौंक कर अभी के लिए कुछ नहीं कहता है। वो चुपचाप उस जगह से बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद मन ही मन कहता है ये आदमी ज़रूर झूठ बोल रहा होगा। अभी के लिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के साथ हम सिर्फ 5% जेड स्टील के वेपन बना सकते हैं, ऐसे में आखिर ये आदमी 75% जेड स्टील से कोई वेपन कैसे बना सकता है। ज़रूर ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा होगा। हानशेन वहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसके पास क्रेजी मैन का फ़ोन आता है। असल में एक क्रेजी मैन हानशेन के फादर के जो लॉयर थे उनका बेटा है और हानशेन का बचपन का दोस्त है। क्रेजी मैन, हानशेन और जुईजी ये तीनों साथ ही बड़े हुए थे, इसलिए इनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी थी। अभी के लिए क्रेजी मैन ने हानशेन को एक जगह पर बुलाया था। हानशेन उस जगह पर जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसके पास अभी के लिए इतना टाइम नहीं था, लेकिन अपने दोस्त की बात आखिरकार उसे माननी पड़ती है और अपने दोस्त के लिए उस जगह पर आ जाता है। हानशेन अभी के लिए ट्विलाइट होटल आया था। यहाँ पर उसकी मुलाकात क्रेजी मैन से होती है। क्रेजी मैन हानशेन को एक कमरे में लेकर जाता है। जब हानशेन उस कमरे में पहुँचता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी के लिए हान हाउ भी मौजूद था। हानशेन हान हाउ से कुछ नहीं कहता है, लेकिन हान हाउ उसे हेलो बोलता है। जिसके बाद हानशेन और क्रेजी मैन एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं। क्रेजी मैन हानशेन को अपने पास मौजूद म्यूटेंट रैंक का एक खंजर दिखाते हुए कहता है हानशेन देखो, ये कमाल की चीज़ है ना। ये खंजर मुझे एक बीस्ट से मिला है जो एक म्यूटेंट रैंक का बीस्ट है। जब से मेरे पास एक खंजर आया है, मुझे तब से मेरे पास मौजूद ब्रॉड स्वॉर्ड की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें वो ब्रॉड स्वॉर्ड देना चाहता हूँ। ये सुनकर हानशेन तुरंत ब्रॉड स्वॉर्ड लेने से मना करता है, लेकिन क्रेजी मैन उसे फोर्स करने लगता है। हानशेन अच्छी तरह से जानता था ब्रॉड स्वॉर्ड की कीमत बिल्कुल भी कम नहीं होती है। भले ही अभी के लिए क्रेजी मैन को उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर वो चाहता तो इस ब्रॉड स्वॉर्ड को कई करोड़ की कीमत में किसी को बेच सकता था। लेकिन इसके बावजूद उसने इस ब्रॉड स्वॉर्ड हानशेन को देने का डिसाइड किया था। इससे समझा जा सकता था कि वो हानशेन को अपना कितना अच्छा दोस्त मानता है। अभी के लिए वो आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक औरत आ जाती है। हानशेन इस औरत को अच्छी तरह से पहचानता था, ये उसकी आंट थी। हानशेन की आंट वहाँ पर आते ही हानशेन पर एक नज़र डालती है, जिसके बाद वो हान हाउ से गुस्सा करते हुए कहती है हान हाउ, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि हमें अभी जाकर बैंक्वेट में शामिल होना है और तुम यहाँ पर आकर इन जैसे लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। या तुम्हें नहीं पता है कि इन लोगों के साथ रहने से तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट नहीं बनेगा। अगर तुम्हें अपना फ्यूचर ब्राइट बनाना है तो तुम्हें अभी के लिए
मिस्टर लिन फेंग से अपने कनेक्शन बनाने होंगे। ये कहकर वो औरत हान हाउ को वहाँ से ले जाने लगती है। हानशेन और क्रेजी मैन उसे नहीं रोकते हैं। वैसे भी हानशेन को हान हाउ से कुछ खास मतलब नहीं था। इधर वो औरत हान हाउ को एक पार्टी में लेकर आती है। अभी के लिए इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद थे, लेकिन सभी लोग एक ही इंसान से मिलना चाहते थे और वो इंसान था लिन फेंग। लिन फेंग जोंग इंडस्ट्री के मालिक का बेटा था, लेकिन जब वो पैदा हुआ था उसके पैदा होने के तुरंत बाद लिन फेंग के फादर को एक प्लेनेट मिला था, जिस प्लेनेट पर उन्हें काफ़ी रेयर मिनरल्स मिले थे। इस वजह से वो लिन फेंग को काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस मानते थे, इसलिए सबसे छोटा होने के बावजूद उसकी फैमिली में उसकी अलग ही इम्पोर्टेंस थी। पार्टी में आए सभी लोग अभी के लिए लिन फेंग के साथ अच्छे कनेक्शन बनाना चाहते थे, इसीलिए सभी लोग उससे बात करने का मौका ढूंढ रहे थे। इधर हानशेन की आंट भी किसी न किसी तरह मौका जुटा लेती है और वो लिन फेंग से मिलने जाती है। वो लिन फेंग को अपने बारे में बताते हुए कहती है, यंग मास्टर लिन फेंग, मैं हानशी एंटरप्राइजेस से हान यू हूँ। मेरा बेटा हान हाउ आपकी तरह डेमनिक वर्ल्ड में मौजूद स्टील आर्मर बेस में ही है। ऐसे में अगर आपको फ्यूचर में किसी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो आप मेरे बेटे को ढूंढ सकते हैं। मेरा बेटा आपकी हर मुमकिन मदद कर सकता है। हान हाउ भी जल्दी से आगे आता है और कहता है, हाँ, मैं स्टील आर्मर बेस को अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर आपको फ्यूचर में किसी भी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे ढूंढ सकते हैं। इस पर लिन फेंग कहता है, हाँ ज़रूर, मुझे फ्यूचर में अगर किसी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढूंगा। अभी वो बात कर ही रहे थे तभी हानशेन की आंट की नज़र उस पर पड़ती है और वो हान हाउ और लिन फेंग को वहीं बातें करता हुआ छोड़ सीधा हानशेन की तरफ आ जाती है और उससे गुस्से में कहती है, लड़के, ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। अभी के लिए तू हान हाउ से जितना ज़्यादा दूर रहेगा उतना ही तेरे लिए अच्छा होगा। तेरी वजह से मेरे हान हाउ का फ्यूचर खतरे में आ सकता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी हो। इसलिए अच्छा यही होगा कि तू अभी के लिए यहाँ से चला जाए। और वो हानशेन को उस जगह से निकालने लगती है, लेकिन तभी वहाँ हो रहे शोर से अचानक से ही लिन फेंग की नज़र हानशेन पर पड़ती है और वो जल्दी से भागकर हानशेन के पास आता है और उससे लिपट कर कहता है, भाई हानशेन, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, आखिर तुम कहाँ चले गए थे? देखो, तुम्हारी तलाश में मैं यहाँ पर भी आ गया हूँ। अभी के लिए इस सिचुएशन को देखकर सभी चौंक गए थे। सभी की नज़रें हानशेन पर टिकी हुई थी और सभी अभी यही बातें कर रहे थे, आखिर ये लड़का कौन है जिसे मिस्टर लिन फेंग इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन किसी के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं था। हालांकि सभी को हानशेन को देखकर ये समझ आ रहा था कि वो कोई नोबेल नहीं है, बल्कि कोई नॉर्मल ही इंसान है। लेकिन ऐसे में मिस्टर लिन फेंग आखिर ये क्यों कह रहे थे कि हानशेन ने उनकी जान बचाई है? किसी के पास भी अपने सवालों का जवाब नहीं था। इधर हानशेन की आंट और हान हाउ का तो मुंह खुला का खुला रह गया था। उन्हें अभी के लिए अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उनकी किस्मत आखिर इतनी खराब कैसे हो सकती है? पहले तो वो घर उनके हाथ से गया ही, अब मिस्टर लिन फेंग भी उनके हाथ से चले गए थे। हालांकि अब वो इस बात का कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए वो हानशेन को दोष देकर दूर खड़े रहते हैं। लिन फेंग हानशेन से कुछ और बातें करता है, जिसके बाद वो हानशेन से कहता है, चलो भाई, मैं तुम्हें सबसे मिलाता हूँ। लेकिन हानशेन कहता है, मुझे अभी के लिए कुछ काम है और वैसे भी ये जगह मेरे लिए ठीक नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो इस पर लिन फेंग कहता है, तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ कर आता हूँ। लेकिन हानशेन मना कर देता है और वो क्रेजी मैन के साथ उस पार्टी से बाहर आ जाता है। क्रेजी मैन बाहर आते ही हानशेन से पूछता है, हानशेन, आखिर ये आदमी कौन था जो तुमसे इतना ज़्यादा लिपट रहा था? और आखिर लिन फेंग ये क्यों कह रहा था कि तुमने उसकी जान बचाई है? आखिर बात क्या है? तो इस पर हानशेन एक के बाद एक सभी घटनाओं को क्रेजी मैन को बता देता है और हानशेन की किस्मत को देखकर तो क्रेजी मैन अभी के लिए शॉक हो गया था। दोनों अभी के लिए कुछ और देर तक बातें करते हैं, जिसके बाद दोनों ही अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। हानशेन अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ लोगों की भगदड़ दिखाई पड़ती है। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या हुआ है, लेकिन तभी अचानक से उसकी नज़र एक एलियन स्पेसशिप पर पड़ती है, जो स्पेस से अभी के लिए उनके प्लेनेट रोका पर आई थी।
हानशेन उस स्पेसशिप के डायरेक्शन में ध्यान से देखता है और उसे तुरंत ही बात समझ आ जाती है। वो जल्दी से उस स्पेसशिप के डायरेक्शन में भागने लगता है। वो समझ गया था कि ये स्पेसशिप शुरा स्पेसीज की है। शुरा स्पेसीज और ह्यूमन स्पेसीज दोनों ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। अभी के लिए दोनों ही एक दूसरे से सख्त नफरत करते थे। उनके बीच की ये जंग पिछले हजारों सालों से चलती आ रही थी, लेकिन शुराज ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते थे। ऐसे में पिछले हजारों सालों में लगातार वो ह्यूमंस को हराते जा रहे थे। लेकिन आज से कुछ सैकड़ों सालों पहले जब ह्यूमंस को डेमन वर्ल्ड के बारे में पता चला, तो उन्होंने जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए डेमन वर्ल्ड में जाना शुरू कर दिया, जिस वजह से अब उनकी जीन पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे थे और उनकी जीन्स भी इवॉल्व होने लगे थे। इसी वजह से अभी के लिए ह्यूमंस पावरफुल होते जा रहे थे। इन्हीं जीन पॉइंट्स और 20 सोल का यूज़ कर कर ह्यूमंस इन शुराज का सामना कर पाते थे। शुराज देखने में किसी मॉन्स्टर जैसे लगते थे और उनकी पहचान उनके सर पर मौजूद सींग हुआ करता था। उन सींग को देखकर हमें पता लगा सकते थे कि ये शुरा आखिर कितना ज़्यादा पावरफुल है और किस लेवल का है। अभी के लिए हानशेन उस डायरेक्शन में भागते जा रहा था। वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा था ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन हानशेन स्पेसशिप के पास पहुंचकर आखिर क्या करेगा ये देखने में मज़ा ज़रूर आएगा। भागते भागते हानशेन उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो स्पेसशिप क्रैश हुई थी। अभी के लिए वो स्पेसशिप एक बिल्डिंग में घुस गई थी। तभी हानशेन की नज़र एक लड़की पर पड़ती है। ये छोटी सी लड़की किसी तरह अभी के लिए आसमान में लटकी हुई थी और देखकर ही पता चल रहा था कि वो किसी भी पल नीचे गिर सकती थी। हानशेन जब नीचे से उस लड़की को देखता है तो हानशेन को उस बच्ची की चिंता होने लगती है और तभी अचानक से उस स्पेसशिप का दरवाज़ा खुलता है और उससे एक शुरा बाहर आता है। इस शुरा का सींग गोल्डन कलर का था। इससे पता चल रहा था कि एक नोबल शुरा है। नोबल शुरा बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे। उनकी पावर की तुलना एक इवॉल्वर से की जा सकती थी। इवॉल्वर उन्हें कहा जाता था जिन्होंने अपने सभी तरह की जीन पॉइंट्स को कंप्लीट कर कर अपना पहला इवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया हो। हानशेन किसी भी तरह उस लड़की को बचाना चाहता था, लेकिन अभी के लिए उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। इधर उशुरा जैसे उस लड़की को देखता है तो उस बच्ची पर हमला करने जाता है। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। इतनी छोटी बच्ची पर भी वो हमला करने वाला था। ये देखकर हानशेन खुद को रोक नहीं पाता है। वो जल्दी से खुद को अपने गोल्डन कलर के आर्मर से कवर करता है, जिसके बाद वो जल्दी से अपने बुल बीस्ट के 20 सोल को बाहर निकालता है और फिर अपने पंख बाहर निकालकर वो तेजी से आसमान में उड़कर जाता है। और इससे पहले कि उस शुरा का हमला उस लड़की को लग पाता, उस बच्ची को लग पाता, हानशेन उस बच्ची को बचा लेता है। हानशेन के पास जो पंख थे वो पर्पल ड्रैगन के पंख थे। अच्छा था कि अभी के लिए उसके पास ये पंख थे। अगर उसके पास ये पंख नहीं होते तो चाहकर भी इस बच्ची को नहीं बचा पाता। इधर जब वो शुरा देखता है कि हानशेन ने उस बच्ची को बचा लिया है तो वो हानशेन के पीछे पड़ जाता है और हानशेन पर हमला करने लगता है। हानशेन किसी तरह उसके हमलों से बचते हुए उस बच्ची को एक बिल्डिंग पर लेकर आता है और उसे वहाँ पर छोड़ देता है। वो वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन तब भी अचानक से हानशेन की नज़र उस बिल्डिंग के अंदर पड़ती है। वहाँ पर अभी के लिए कई सारे छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे। मतलब हानशेन ने उस लड़की को यहाँ पर लाकर बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट कर दी थी, क्योंकि अब वो शुरा इन सभी बच्चों को भी मारने की कोशिश करने वाला था। हानशेन समझ जाता है कि अगर वो इस जगह से हटा, यहाँ से गया, तो वो शुरा इन बच्चों को ज़रूर मार देगा। इसलिए हानशेन वहीं पर रुककर उससे फाइट करने का डिसाइड करता है। इधर हमें रिपोर्टर मैंग को दिखाया जाता है। रिपोर्टर मैंग अभी के लिए किसी सनसनी खबर की खोज में पूरी सिटी में घूम रहा था और तभी उसे स्पेसशिप क्रैश दिखा था, इसलिए वो दौड़कर यहाँ पर चला आया था। जब उसकी नज़र उस बच्ची पर पड़ी थी तो उसे भी उस बच्ची की चिंता होने लगी थी। एंड जब उसने देखा था कि कॉइन ने आकर उस बच्ची को बचा लिया है तो वो सच में काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ था। लेकिन अभी के लिए वो ये देख रहा था कि कॉइन अभी के लिए एक बिल्डिंग पर खड़ा है और शुरा ने उस पर पीछे से हमला कर दिया है, पर इसके बावजूद कॉइन उस जगह से नहीं हटा था। उसने उल्टा शुरा का हमला अपनी पीठ पर ले लिया था। उसने आखिर ऐसा क्यों किया था ये रिपोर्टर मैंग को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कॉइन के पास तो पंख थे,
ऐसे में वो आसानी से शुरा के हमले से बच सकता था, फिर भी उसने बचने की कोशिश नहीं की थी। पर ऐसा उसने किया क्यों था? यही सवाल रिपोर्टर मैंग को परेशान कर रहा था। इधर वो शुरा हानशेन पर मतलब कॉइन पर और भी कई सारे हमले करता है, जिससे कॉइन की हालत और ज़्यादा खराब होने लगती है। रिपोर्टर मैंग अपने सामने चल रहे इंसिडेंट को लाइव टेलीकास्ट कर रहा था। इंटरनेट पर कई सारे व्यूवर्स अभी के लिए इस चीज़ को देख रहे थे। व्यूवर्स में से काफ़ी लोगों ने पहचान लिया था कि अभी के लिए शुरा से जो फाइट कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि कॉइन है। लेकिन कॉइन उस जगह से हिल क्यों नहीं रहा है? आखिर वो शुरा के हमलों का सामना क्यों कर रहा है? ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। खैर, अभी के लिए वो ये सब देखने का अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते थे। इधर कॉइन की हालत ख़राब होती जा रही थी। शुरा के हमले बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और उसकी लॉन्ग शॉट तो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। ऐसे में उसका हर एक हमला कॉइन को बुरी तरह से घायल करता जा रहा था, लेकिन कॉइन फिर भी अपनी जगह से नहीं हट रहा था। इस बात से अब शुरा को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी लॉन्ग शॉट से फाइनल अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि उसका अटैक कॉइन को लग पाता, कॉइन पीछे मुड़ता है और उस शुरा को पकड़कर काफ़ी ऊंचाई से नीचे कूद जाता है। अभी के लिए वो शुरा और कॉइन दोनों तेजी से ज़मीन पर गिर रहे थे एंड अगले कुछ ही सेकेंड्स में वो शुरा और कॉइन दोनों ही ज़मीन से जाकर टकरा जाते हैं और एक ज़ोरदार धमाका होता है। रिपोर्टर मैंग भागते भागते उस जगह पर जाता है। वो देखना चाहता था कि उनका हीरो कॉइन अभी भी जिंदा है या उसे कुछ हो गया है। वो कॉइन को नहीं जानता था, लेकिन आज कॉइन ने जो बहादुरी दिखाई थी, इस वजह से वो अभी के लिए कॉइन का फ़ैन हो गया था और वो जाकर देखना चाहता था कि कहीं उसके आइडल को किसी ने मार तो नहीं दिया है, इस शुरा ने उसे मार तो नहीं दिया है। जब वो उस जगह पर पहुंचता है तो उसे वहां पर बस शुरा की डेड बॉडी मिलती है, लेकिन कॉइन कहीं आसपास नहीं था। ये देखकर वो राहत की सांस लेता है, शायद कॉइन अभी भी जिंदा था। वहीं अभी के लिए रिपोर्टर मैंग उस बिल्डिंग की तरफ देखने लगता है जहाँ पर कुछ देर पहले शुरा और कॉइन आपस में लड़ रहे थे। तभी उसकी नज़र उस बिल्डिंग में मौजूद कुछ बच्चों पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि कॉइन के पास शुरा के हमले डॉज करने की एबिलिटी होने के बावजूद वो हमले इसीलिए डॉज नहीं कर रहा था क्योंकि उसे इन बच्चों की चिंता थी। उसे इस बात की चिंता थी कि कहीं अगर वो हट गया तो ये शुरा इन बच्चों को ना मार दे। अभी के लिए इस बात ने रिपोर्टर मैंग को कॉइन का बहुत बड़ा फ़ैन बना दिया था। वो जल्दी से इस वीडियो को ऑनलाइन अपलोड कर देता है और ये वीडियो भी ऑनलाइन तुरंत वायरल हो जाता है। वहीं जिसका वीडियो वायरल हुआ था वो कॉइन मतलब हानशेन अभी के लिए अपने घर में था और अपनी मलहम पट्टी कर रहा था। उसे शुरा से फाइट करते वक्त काफ़ी सारी चोटें आई थी। वो तो ये अच्छी बात थी कि शुरा पहले से ही घायल था। अगर वो पहले से घायल नहीं होता तो हानशेन चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता और उसे मार नहीं पाता। उल्टा शुरा हानशेन को मार देता। अभी के लिए हानशेन अपने पास मौजूद उस शुरा की लॉन्ग स्वॉर्ड को देख रहा था। वो उसे ध्यान से देख ही रहा था, तभी अचानक से उससे लॉन्ग स्वॉर्ड का एक टुकड़ा टूट जाता है। हानशेन को पहले लगा था कि कहीं उसने इस लॉन्ग स्वॉर्ड को डैमेज तो नहीं कर दिया है, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो उसे उस टूटी हुई जगह में एक मेमोरी कार्ड दिखाई पड़ती है। हानशेन जल्दी से उस मेमोरी कार्ड को बाहर निकालता है और उसे अपने लैपटॉप में इंसर्ट कर देता है। जब वो उस मेमोरी कार्ड को वहाँ पर इंसर्ट करता है तो उसके सामने एक वीडियो चलने लगता है जिसमें एक शुरा एक मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था। इस मार्शल आर्ट का नाम ब्लेड स्टॉर्म था। हानशेन उस ब्लेड स्टॉर्म नाम की मार्शल आर्ट को ध्यान से देखता है और काफ़ी देर तक उसे ध्यान से देखने के बाद हानशेन उसे अच्छी तरह से समझ गया था। जिसके बाद हानशेन खुद अपने पास मौजूद शुरा की उस लॉन्ग स्वॉर्ड से इस मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने लगता है। वो काफ़ी दिनों से लगातार शुरा की ब्लेड स्टॉर्म मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता जा रहा था और उसने पिछले कुछ दिनों में इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी कर ली थी। रोज़ की तरह आज भी वो ट्रेनिंग कर ही रहा था, तभी उसके पास लिन फैंग का फ़ोन आता है जो उसके कॉल उठाते ही उससे कहता है, हानशेन काफ़ी दिन हो गए हम शिकार पर नहीं गए, भाई तुम कब स्टील आर्मर बेस लौट कर आओगे और कब हम शिकार पर जाएंगे। तो इस पर हानशेन कहता है, अभी के लिए अगले कुछ दिनों के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ,
इसलिए हाल फिलहाल तो हम शिकार पर नहीं जा सकते हैं। फ्यूचर में जब भी मौका मिलेगा हम शिकार पर ज़रूर जाएंगे। उसकी बात सुनकर लिन फेंग को उसकी बात माननी ही पड़ती है। हान चैन अगले कुछ और दिनों तक अपने घर पर रुकता है और रेस्ट करता है, लेकिन एक दिन उसके पास क्वीन जुआन का फ़ोन आता है और उसे डेमन वर्ल्ड लौटना पड़ता है। जब वो वहाँ जाता है और क्वीन जुआन से मिलता है तो क्वीन जुआन उससे कहती है, हान चैन, मैं चाहती हूँ तुम ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल ज्वाइन कर लो। तो इस पर हान चैन तुरंत मना कर देता है। तो क्वीन जुआन उससे पूछती है, आखिर तुम ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहते हो? तो इस पर हान चैन कहता है, क्योंकि मैंने पहले ही रोका प्लैनेट की मिलिट्री स्कूल में एडमिशन ले लिया है। इस पर यांगली चौंक कर कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? रोका प्लैनेट की मिलिट्री स्कूल टॉप 1000 में भी नहीं आती है। वहीं ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल टॉप 50 मिलिट्री स्कूल में से एक है। ऐसे में तुम दोनों की तुलना कैसे कर सकते हो? और तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका आया है ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करने का और तुम उसे ज्वाइन नहीं करना चाहते हो। क्या तुम बेवकूफ़ हो? लेकिन हान चैन इस पर कुछ नहीं कहता है। क्वीन जुआन अभी भी काफ़ी शांत थी। उसने हान चैन के ना करने पर कोई रिएक्ट नहीं किया था। वो काफ़ी समझदार थी, इसलिए वो जानती थी हान चैन के पास ज़रूर कोई वजह है जिस वजह से वो अभी के लिए ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल ज्वाइन नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी वो हान चैन को समझाते हुए कहती है, हान चैन, ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल में तुम्हें कई सारी स्पेसशिप चलाने का मौका मिल सकता है। वहाँ पर तुम्हें अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग स्किल सीखने का मौका मिल सकता है, अलग अलग तरह की मार्शल आर्ट सीखने का मौका मिल सकता है। तुम्हारे पास अभी के लिए ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मेरे हिसाब से तुम्हें उसे ऐसे नहीं गंवाना चाहिए। ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल में आर्चरी में स्पेशलाइज्ड लोगों के लिए एक खास तरह का कोटा होता है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अप्लाई कर सकती हूँ, जिस वजह से तुम्हें आसानी से आर्चरी डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल जाएगा। इतना अच्छा ऑफर मिलने के बाद भी हान चैन कहता है, तो इंजुआन, मैं समझ रहा हूँ कि तुम मेरा भला ही चाहती हो, लेकिन मैं अभी के लिए ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। हान चैन को अभी के लिए इस बात की चिंता थी कि ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल में अगर वो चला गया तो उसकी माँ और उसकी बहन यान का ख्याल कौन रखेगा। ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल रोका प्लैनेट पर नहीं था, वो किसी और प्लैनेट पर था। ऐसे में रोका प्लैनेट से दूर जाना मतलब अपनी माँ और अपनी बहन को खतरे में डालने जैसा था। इसलिए हान चैन किसी भी तरह रोका प्लैनेट से दूर नहीं जाना चाहता था। अभी क्वीन जुआन हान चैन को समझा ही रही थी, तभी यानली के पास एक वीडियो आता है और वो उस वीडियो को प्ले कर देती है। हान चैन ध्यान से उस वीडियो को देखने लगता है। ये किसी और का नहीं, उसका ही वीडियो था। उसने आज से कुछ दिनों पहले जो शुरा से फाइट की थी, ये उसी फाइट का वीडियो था। ज़रूर किसी ने रिकॉर्ड कर ये वीडियो इन लोगों तक पहुंचाया था, पर वो इंसान कौन था इस बारे में हान चैन नहीं जानता था। रिपोर्टर मैंग के वीडियो के बारे में तो वो जानता था, लेकिन वो एक एडिटेड वीडियो था। वहीं ये वीडियो एक नॉन एडिटेड वीडियो था, इसलिए हान चैन को समझ नहीं आ रहा था आखिर इन लोगों तक ये वीडियो किसने पहुंचाया है। वो दोनों काफ़ी देर तक वो वीडियो देखती है। क्वीन जुआन यांगली से पूछती है, यांगली, तुम कॉइन के बारे में क्या सोचती हो? तो इस पर यांगली कहती है, मेरे हिसाब से वो बस एक बेवकूफ़ इंसान है। उसके पास इतना अच्छा मौका था दूर से शुरा पर हमला कर शुरा को मारने का, फिर भी वो जाकर क्लोज कॉम्बैट कर रहा था। तो इस पर क्वीन जुआन कहती है, दूर से हमला करने के लिए उसे आर्चरी आनी चाहिए। शायद वो आर्चरी में एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए वो क्लोज कॉम्बैट कर रहा था। ये दोनों लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। वहीं हान चैन अभी के लिए अपने ही ख्यालों में मग्न था। ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता है। क्वीन जुआन हान चैन को अपने डिसीजन पर एक और बार सोचने के लिए कहती है, जिसके बाद हान चैन वहाँ से बाहर आ जाता है और सीधा वहाँ से डार्क स्वैम्प के लिए रवाना हो जाता है। अच्छी बात ये थी कि उस वीडियो को देखने के बाद भी क्वीन जुआन और यांगली दोनों में से कोई भी उसे कॉइन के साथ रिलेट नहीं कर पाई थी। इस वजह से अभी के लिए हान चैन की कॉइन वाली आइडेंटिटी बिल्कुल सेफ थी। हान चैन को कुछ दिन हो गए थे डार्क स्वैम्प में घूमते घूमते। इस दौरान उसे काफ़ी सारे एलियंस मिले थे। आज उसे म्यूटेंट रैंक का एक स्नेक बीस्ट मिला था और हान चैन ने तुरंत अपने पास मौजूद एरो से उस स्नेक बीस्ट का शिकार कर लिया था। हान चैन को स्नेक बीस्ट के मीट से कुछ जीन पॉइंट्स भी मिले थे, जिसके बाद हान चैन
फिर आगे बढ़ गया था। अभी के लिए एक तालाब के पास रुका था जिसके अंदर कुछ मछलियां मौजूद थीं। हानसेन ध्यान से उन मछलियों को देखता है तो वो समझ जाता है कि इसमें जो सिल्वर रंग की मछलियां हैं वो असल में प्रिमिटिव बीस्ट हैं और जो गोल्डन रंग की मछलियां हैं वो म्यूटेंट रैंक के बीस्ट हैं। हानसेन ने अभी के लिए लगभग अपने सारे के सारे प्रिमिटिव जीन पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए थे, इसलिए अब वो अपने म्यूटेंट रैंक के जीन पॉइंट्स कंप्लीट करने पर ध्यान देने वाला था। वो एक के बाद एक गोल्डन कलर की मछलियों का शिकार करना शुरू कर देता है। अच्छी बात ये थी कि उसके पास एरोस थे, लेकिन दुख की बात ये थी कि उसके पास सिर्फ 2 ही एरो थे। हानसेन उन एरो से गोल्डन रंग की मछलियों पर हमला करता था और उन्हें पानी के बाहर खींचकर अपने पास मौजूद चुराकी लॉन्ग शॉट से उन्हें मार देता था। हानसेन का ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता है। कुछ ही देर में उसने काफ़ी सारी गोल्डन रंग की मछलियों का शिकार कर लिया था। हानसेन अब उन्हें बैठकर पकाने लगता है ताकि उन्हें खाकर उनसे वो जीन पॉइंट्स हासिल कर सके। हानसेन एक के बाद एक मछलियां खाना शुरू कर देता है। उसने अभी के लिए म्याउथ को भी बाहर निकाल लिया था और वो उसे भी मछलियां खिला रहा था ताकि म्याउथ जल्द से जल्द ट्रांसफॉर्म हो सके। डार्क स्वैम्प में आने का हानसेन को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। उसके म्यूटेंट जीन पॉइंट्स बढ़कर अब 31 हो गए थे। इस बात से हानसेन काफ़ी खुश था। काफ़ी सारी गोल्डन मछलियों का शिकार करने के बाद हानसेन को एक बीस्ट सोल भी मिली थी। अभी के लिए उसके पास म्यूटेंट रैंक की बीस्ट सोल आ गई थी, जिसी गोल्डन रंग की मछली की बीस्ट सोल थी। हानसेन जल्दी से उस बीस्ट सोल को बाहर निकालता है और उसका टाइप चेक करता है। ये एक वेपन टाइप की बीस्ट सोल थी। हानसेन जैसे ही बीस्ट सोल को बाहर बुलाता है, उसके हाथों में एक भाला आ जाता है जो देखने में ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। हानसेन के पास ये उसका पहला वेपन था, वो भी म्यूटेंट रैंक का। इस वजह से हानसेन काफ़ी ज़्यादा खुश था। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक बड़ी सी चिड़िया आ जाती है जो देखने में ही काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। हानसेन देखकर ही समझ जाता है कि चिड़िया ज़रूर एक म्यूटेंट रैंक का बीस्ट है। हानसेन उस पर हमला करने जा ही रहा था, लेकिन तभी उस चिड़िया से एक आदमी नीचे उतरता है और वो हानसेन के पास आकर कहता है, लड़के, क्या वो खाना जो अभी के लिए उस पॉट में है वो तेरा है? तो इस पर हानसेन अपना सिर हिला देता है। वो आदमी जल्दी से जाकर बिना पूछे ही उस खाने को चखता है, लेकिन जैसे ही वो एक बाइट खाता है उसे अपनी पावर स्क्रीन पर ये नोटिफिकेशन दिखाई पड़ता है, आपने गोल्डन मछली का मीट कंज्यूम किया है, आपको एक म्यूटेंट जीन पॉइंट हासिल हुआ है। इस नोटिफिकेशन को देखकर तो आदमी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जल्दी हानसेन से कहता है, लड़के, मैं तेरे साथ एक्सचेंज करना चाहता हूँ। मैं तुझसे ये मीट खरीदना चाहता हूँ। बोल, तुझे इस मीट के बदले क्या चाहिए? तो इस पर हानसेन कहता है, मुझे मीट नहीं बेचना है। वो लड़का जिद करता है, लेकिन हानसेन उसकी बात नहीं मानता है। तो एट दी एंड वो लड़का हानसेन पर हमला करने जाता है, पर हानसेन भी कहाँ पीछे हटने वाला था। उस लड़के ने हानसेन को कमज़ोर समझकर अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गलती कर दी थी। हानसेन जैसे ही देखता है कि वो लड़का उस पर हमला कर रहा है, तो हानसेन उस पर काउंटर अटैक करने लगता है और एट दी एंड उस लड़के को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। लेकिन हानसेन ने उसका पीछा अभी भी नहीं छोड़ा था। वो लड़का अपनी चिड़िया पर बैठकर भाग रहा था, लेकिन हानसेन अभी के लिए आसमान में उड़कर उस लड़के का पीछा कर रहा था। हानसेन एक के बाद एक उस पर काफ़ी सारे हमले करता है और फाइनली उस आदमी को सरेंडर करना ही पड़ता है। हानसेन उस आदमी से उसके बारे में पूछता है तो हानसेन को पता चलता है इस आदमी का नाम लूनन है। लूनन एक खास तरह की मार्शल आर्ट जानता है जिसका यूज कर कर वो किसी भी तरह के हमले से बहुत ही आसानी से बच सकता है। आप लोग यही सोच रहे होंगे, आखिर हानसेन ने लूनन को छोड़ कैसे दिया? तो हानसेन ने उसे फ्री में नहीं छोड़ा था। लूनन ने उसके बदले में हानसेन को एक बीस्ट सोल दी थी। जिसके बाद हानसेन और लूनन आपस में बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में हानसेन उससे पूछता है, क्या तुमने आसपास कहीं मधुमक्खियों का कोई छत्ता देखा है? तो इस पर पहले तो वो चौंक जाता है, लेकिन फिर लूनन बताते हुए कहता है, यहाँ से एक डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, उस डायरेक्शन में मैंने काफ़ी सारे मधुमक्खी के छत्ते देखे हैं, लेकिन देखकर ही पता चल रहा था कि
कि वो मधुमक्खियाँ काफ़ी खतरनाक हैं और हमें उनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन हानशेन तो यहाँ पर उन मधुमक्खियों का शिकार करने ही आया था, ऐसे में उन मधुमक्खियों से दूर क्यों रहने वाला था। असल में हानशेन को अभी के लिए एक म्यूटेंट रैंक का एरो चाहिए था, इसलिए वो यहाँ पर उन मधुमक्खियों की खोज में आया था, क्योंकि इन मधुमक्खियों को मारने पर उसे म्यूटेंट रैंक का एक एरो मिल सकता था, जिसका यूज़ वो फ्यूचर में अपने शिकार के लिए कर सकता था। वो लूनन के साथ एक प्लान बनाता है और वो दोनों उस जगह से मधुमक्खियों के छत्ते वाले एरिया में आ जाते हैं। यहाँ पर कई सारे छत्ते मौजूद थे। हानशेन लूनन को इशारा करता है और उसके इशारा करते ही लूनन तुरंत अपनी चिड़िया से उन छत्तों पर हमला कर देता है। उसके ऐसा करते ही अचानक से उन छत्तों से कई सारी मधुमक्खियाँ बाहर आती हैं, जो एक के बाद एक उसके पीछे जाने लगती हैं और लूनन उन्हें अपने पीछे ले जाने लगता है। इधर हानशेन मौका देखकर उन मधुमक्खियों की रानी को मारने की कोशिश करता है और वो इसमें कामयाब भी रहता है, लेकिन उसे उस रानी की बीस्ट सोल नहीं मिलती है। लेकिन अभी के लिए वहाँ पर कई तरह की म्यूटेंट मधुमक्खियाँ थीं, इसलिए हानशेन अब उन्हें मारना शुरू कर देता है। वो एक के बाद एक उन मधुमक्खियों को मारे जाता है और एट द एंड उसे एक बीस्ट सोल मिल ही जाती है। फाइनली उसे एक बीस्ट सोल एरो मिल गया था। इस वजह से अभी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। उनका शिकार सक्सेसफुल रहा था। हानशेन लूनन को उसका हिस्सा देता है और वहाँ से स्टील आर्मर बेस लौट आता है। लेकिन जब वो स्टील आर्मर बेस में पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि स्टील आर्मर बेस का मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट शुरू हो चुका है। हानशेन को भी इसमें पार्टिसिपेट करना था, इसलिए वो वहाँ से रजिस्ट्रेशन करने जाने लगता है। हानशेन वहाँ से मार्शल आर्ट रिंग आया था। वो जल्दी से जाकर रजिस्टर करता है और उसे एक नंबर मिलता है जो था 8888। हानशेन रजिस्टर करने के बाद वहाँ से जाकर चेक करता है कि अभी कौन सी मैच चल रही है। अभी के लिए ग्रुप 51 से 55 तक की मैच चल रही थी और हानशेन का ग्रुप 80 प्लस था। अभी के लिए हानशेन को वेट करना था, उसकी मैच कल होने वाली थी। हानशेन कुछ देर तक उस बैटल को देखता है। यहाँ पर उसे समझ आता है कि अभी के लिए 100 लोगों के एक एक ग्रुप बनाए थे। इन ग्रुप्स को एक बैटलफील्ड पर भेजा जाता था, जहाँ पर इन 100 लोगों को एक साथ एक दूसरे से फाइट करनी होती थी और आखिरी में जो एक बंदा बचता था वही विनर मान लिया जाता था और उसे राउंड 2 में भेज दिया जाता था। ऐसा करके वो लोग आसानी से एलिमिनेशन कंप्लीट कर लेते थे। मैच कल होने की वजह से हानशेन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर शेंटियान लाओ वेंग के साथ आ जाता है और वो हानशेन से कहता है क्या तुझ में हिम्मत है मुझे अपना ग्रुप नंबर बताने की। तो इस पर हानशेन कहता है मैं तो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा हूँ। ये बात सुनकर लाओ वेंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है ये लड़का सच में हद से ज़्यादा डरपोक है, इसमें हिम्मत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये तीनों बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर यांगली और क्विंजुआन आ जाते हैं। यांगली और क्विंजुआन ने इन तीनों की बातें सुन ली थी। क्विंजुआन हानशेन को बचाने के लिए और शेंटियान का ध्यान भटकाने के लिए उससे पूछती है शेंटियान अभी के लिए तुम्हारे मैच की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो इस पर शेंटियान मुस्कुराते हुए कहता है मैं 100% श्योर हूँ कि मैं अगले राउंड में पहुँच जाऊँगा। तभी शेंटियान के ग्रुप के मैच की अनाउंसमेंट होती है और शेंटियान वहाँ से चला जाता है। वहाँ से क्विंजुआन हानशेन के पास आती है और कहती है या तुम शेंटियान से डरते हो। तो इस पर हानशेन कहता है हाँ मैं उससे डरता हूँ। क्विंजुआन कहती है क्यों। तो इस पर हानशेन कहता है कि शेंटियान बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो स्टार ऑर्गेनाइजेशन का यंग मास्टर भी है। ऐसे में मेरे जैसा नॉर्मल इंसान आखिर किस तरह उसे परेशान करने की हिम्मत कर सकता है। क्विंजुआन उसकी बात समझ गई थी, इसलिए वो आगे हानशेन से कुछ नहीं कहती है। हानशेन वहाँ से सीधा अपने कमरे में चला जाता है और रेस्ट करने लगता है। अगले दिन उसकी मैच थी। हानशेन एक दिन के लिए रेस्ट करता है और अगले दिन बैटलफील्ड के लिए रवाना हो जाता है। इधर बैटलफील्ड पर अभी के लिए काफ़ी सारे लोग आ गए थे। ये सभी हानशेन के ग्रुप से थे। अभी के लिए यहाँ पर 99 लोग आ गए थे और कोई एक इंसान मिसिंग था, और जो एक इंसान मिसिंग था वो कोई और नहीं बल्कि हानशेन था। एक आदमी गुस्से में कहता है हम सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन अभी के लिए वो एक इंसान नहीं आया है। आखिर वो एक इंसान कौन है जो हम सभी को
वेट कराने की हिम्मत कर रहा है, आने दो उसको, मैं उसका सर फोड़ दूंगा। अभी के लिए उसने ये कहा ही था, तभी वहाँ पर कॉइन आ जाता है और हंसते हुए कहता है, सॉरी, मैंने तुम सब लोगों को वेट कराया। और कॉइन को अपने ग्रुप में देखकर सभी की हालत ख़राब हो जाती है। सभी जानते थे कॉइन कितना ज़्यादा पावरफुल है, ऐसे में किसी की भी अब उससे लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और कुछ लोग जो बहादुरी दिखाना चाहते थे, वो भी अभी के लिए किसी तरह अपनी हिम्मत बटोर रहे थे। हाँ गाइस, बैटल में हानशेन ने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन कॉइन ने ज़रूर लिया था। बैटल शुरू हो जाती है और सभी लोग एक साथ मिलकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन हानशेन अगले कुछ ही पलों में 10-15 लोगों को ढेर कर देता है। अब किसी की भी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी और जल्दी से एक के बाद एक सभी लोग विड्रॉ कर लेते हैं और अभी के लिए हानशेन अपने आप ये मैच जीत जाता है। कॉइन को मैच जीतता देख सभी लोग शॉक हो गए थे। कॉइन वहाँ से जाने लगता है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि बाकी लोग उसकी कितनी तारीफ़ करते हैं या कितनी बुराई करते हैं। वो अच्छी तरह से जानता था, जब तक वो पावरफुल होगा तब तक ये सब लोग उसके फ़ैन बनकर रहेंगे। कॉइन वहाँ से जा ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर चैंटियान, ब्रदर फिस्ट और क्विंजुआन आ जाते हैं। क्विंजुआन कहती है, कॉइन, हम लोगों को तुमसे बात करनी है। ये सुनकर कॉइन उन लोगों से बातें करने चला जाता है। क्विंजुआन कहती है, कॉइन, हम लोग तुम्हारे पास ऑफ़र लेकर आए हैं, तुम हम तीनों में से किसी के भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो कॉइन कहता है, लेकिन मुझे तुम तीनों में से किसी के भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना है। तो इस पर क्विंजुआन उसे धमकाते हुए कहती है, हम तीनों के ग्रुप भले ही अलग अलग हैं, लेकिन हम तीनों में यूनिटी है। ऐसे में अगर तुम हम लोगों को लगातार ऑफेंड करते रहे तो फिर हम लोग एक साथ मिलकर तुम पर हमला करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम हम तीनों में से किसी के ग्रुप को ज्वाइन कर लो। लेकिन कॉइन फिर भी ग्रुप ज्वाइन करने से मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से ब्रदर फिस्ट आगे आता है और कहता है, कॉइन, मैंने देखा है तुमने बहुत तेज़ी से अपने जीन पॉइंट्स बढ़ाए हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम्हारे पास ऐसा कौन सा मेथड है जिसकी वजह से तुम इतने आसानी से अपने जीन पॉइंट्स कंप्लीट कर लेते हो? ब्रदर फिस्ट की थिंकिंग से कॉइन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था, लेकिन वो किसी को भी ये दिखा नहीं सकता था। इसलिए वो मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे पास कोई ख़ास मेथड नहीं है, मैं बस लकी था। लेकिन हाँ, अगर तुम लोगों को कुछ म्यूटेंट रैंक के क्रिएचर्स खरीदने हैं, म्यूटेंट रैंक के बीस्ट खरीदने हैं, तो मेरे पास अभी के लिए कुछ म्यूटेंट रैंक के बीस्ट हैं। जो मुझे सबसे अच्छी कीमत देगा मैं उसे बेच दूंगा। इस पर ब्रदर फिश जल्दी से कहता है, कॉइन, तुम मुझे बस अपनी कीमत बताओ, मैं सारे के सारे बीस्ट तुमसे खरीद लूँगा। ये सुनकर कॉइन कुछ कह पाता इससे पहले ही अचानक से क्विंजुआन और शैंटियन आगे आते हैं और गुस्से में कहते हैं, क्या तुम अकेले ये सब खरीदना चाहते हो? नहीं, हम लोग भी अभी के लिए लाइन में लगे हैं, ऐसे में तुम अकेले ये सब नहीं ले जा सकते हो। शैंटियन जल्दी से ऑफ़र देते हुए कहता है, कॉइन, मैं तुम्हें एक बीस्ट के लिए 15 लाख रुपए दूंगा। मुझे नहीं लगता इससे अच्छी ऑफ़र कोई तुम्हें दे पाएगा। वहीं इन तीनों को आपस में लड़ता देख हानशेन मन ही मन हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, ये तीनों यूनिटी की बात कर रहे थे, क्या यही इन तीनों की यूनिटी है? लेकिन अभी के लिए वो सामने से कुछ नहीं कहता है। जब थोड़ी देर तक वो तीनों और लड़ लेते हैं तो फाइनली कॉइन अपनी चुप्पी तोड़ता है और कहता है, मैं अभी के लिए ये चीज़ें, ये बीस्ट पैसों के लिए नहीं बेचना चाहता हूँ। मुझे अभी के लिए एस जोन लाइसेंस चाहिए। अगर तुम मुझे वो दे सकते हो तो मैं तुम्हें शौक से ये क्रिएचर बेचने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो गए थे। एस जोन मार्शल आर्ट का सबसे टॉप जोन था। एस जोन की मार्शल आर्ट को ही हाइपर जीन आर्ट कहा जाता था। ऐसे में उसकी लेवल का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। इसलिए अभी के लिए सभी उसकी डिमांड सुनकर चौंक गए थे, क्योंकि एक एस जोन लाइसेंस इतना ज़्यादा कीमती होता था। एक इंसान के पास चाहे कितना ही पैसा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पास एस जोन लाइसेंस नहीं होगा तो वो चाहकर भी एस जोन मार्शल आर्ट्स नहीं खरीद पाएगा। कॉइन की डिमांड ने उन तीनों को चौंका दिया था। चैंटियन जल्दी से कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही बड़ी कीमत मांग रहे हो। देखो, मैं तुम्हें एक बीस्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख रुपए दे सकता हूँ। अब इससे ज़्यादा कीमत तो मैं भी नहीं बढ़ा सकता हूँ। तो इस पर कॉइन वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे एक एस जोन लाइसेंस के अलावा और कुछ नहीं चाहिए।
अगर तुम लोगों को वो बीस्ट खरीदने हैं तो एक एस जोन लाइसेंस लेकर आ जाना। कॉइन को वहाँ से जाता देख फाइनली क्विंजवान उसे रोकती है और उसके साथ डील कर लेती है। अभी के लिए वो कॉइन को एक एस जोन लाइसेंस देने के लिए मान गई थी। हानशेन फर्स्ट राउंड में पास हो गया था और अब वो सेकेंड राउंड में चला गया था। उनका मैच अभी 2-3 दिन बाद था, इसलिए हानशेन वहाँ से रोका प्लेनेट लौट आता है। अभी के लिए उसने सोचा था कि वो अपनी बहन के लिए कोई एक मार्शल आर्ट ढूंढेगा। काफ़ी रिसर्च करने के बाद उसे सेंट एंजल नाम की एक सही मार्शल आर्ट मिलती है जिसके इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छे थे। इस वजह से हानशेन उसे चुनता है, जिसके बाद वो शेंगहुआ स्कूल जाकर यान की टीचर से मिलता है। यान की टीचर उसकी बात सुनकर कहती है, तो तुम अभी के लिए यान की छुट्टी के लिए अप्लाई करने आए हो? तो इस पर हानशेन अपना सिर हिला देता है। यान की टीचर गुस्से में कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल हैं। पिछले कुछ टाइम में कुछ पेरेंट्स मीटिंग हुई है, लेकिन वो एक भी पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आए थे। क्या उन्हें यान की कोई चिंता नहीं है? और देखो, आज जब छुट्टी लेने के लिए आए हो तो भी तुम ही आए हो, तुम्हारे पेरेंट्स में से कोई नहीं आया है। आखिर तुम्हारे पेरेंट्स इतने ज़्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? यान काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन अभी भी वो अपनी ग्रोथ के लिए नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स का यूज़ कर रही है। क्या तुम लोग नहीं चाहते हो कि यान पावरफुल बने? अगर हाँ, तो तुम्हें उसके लिए उसे अच्छे मतलब एडवांस न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए, लेकिन तुम लोग अभी के लिए उसका कोई इंतज़ाम नहीं कर रहे हो। तो इस पर हानशेन अभी के लिए सोच में पड़ जाता है। वो जानता था यान की टीचर कोई बुरी इंसान नहीं है, वो अभी के लिए उनकी फैमिली कंडीशन के बारे में नहीं जानती है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। इसलिए वो टीचर से रिस्पेक्टफुली पूछता है, टीचर आखिर यान के लिए जो एडवांस न्यूट्रिएंट्स लगेंगे उनमें से सबसे टॉप का पैकेज कौन सा है, और अगर यान उसे लेती है तो सालाना कितना खर्चा आएगा? तो इस पर यान की टीचर बताती है, सबसे टॉप का पैकेज एस रैंक पैकेज है, और अगर यान उसे लेती है तो तुम लोगों को सालाना लगभग 1.5 करोड़ का खर्चा आएगा। ये सुनकर हानशेन सोच में पड़ जाता है, आखिर वो किस तरह 1.5 करोड़ का इंतज़ाम करे। अभी के लिए उसे और कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा था, इसलिए अभी के लिए वो बस यान की छुट्टी कराता है और वहाँ से यान को घर ले आता है। अभी के लिए उसे यान के लिए 1.5 करोड़ का इंतज़ाम करना था। घर पहुंचकर हानशेन यान को सेंट एंजल मार्शल आर्ट दिखाता है। यान उस मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करने लगती है। काफ़ी देर बाद हानशेन जब उसकी प्रोग्रेस देखने जाता है तो उसकी प्रोग्रेस देखकर हानशेन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो यान को समझाता है, यान जब मॉम घर पर आए तब तुम्हें उन्हें ये मार्शल आर्ट सिखानी है, और हाँ याद रखो, तुम्हें कभी किसी को इस मार्शल आर्ट के बारे में नहीं बताना है, और अगर गलती से भी किसी को इस बारे में पता चलता है और कोई तुमसे इस बारे में पूछता है तो तुम्हें बस इतना कहना है कि ये मार्शल आर्ट मुझे मेरे भाई ने दी है। तो इस पर यान समझने का इशारा करती है। इधर हमें क्विंजुआन और यांगली को दिखाया जाता है। क्विंजुआन कहती है, यांगली मैंने जो तुम्हें काम दिया था क्या तुमने वो कर लिया है? तो इस पर यांगली कहती है, हाँ स्टेशन हेड, मैंने कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो लड़का इसके लायक है, आपको फिर से इस बारे में सोचना चाहिए। तो इस पर क्विंजुआन कहती है, मैं उस लड़के के मुंह से जानना चाहती हूँ, आखिर वो क्यों ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल ज्वाइन नहीं करना चाहता है। अभी के लिए मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है, इसीलिए यही बेस्ट ऑप्शन है। ये कहकर वो यांगली से एक पिल ले लेती है। ये पिल हिप्नोटाइज करने की पिल थी, जो अगर कोई खा लेता था तो वो हिप्नोटाइज हो जाता था और वो हर सवाल का सच सच जवाब देता था। अगले दिन क्विंजुआन हानशेन से मिलती है, जिसके बाद वो दोनों कॉम्बैट रूम में आ जाते हैं, और काफ़ी देर तक कॉम्बैट करने के बाद जब वो दोनों ही थक जाते हैं तब क्विंजुआन पानी की 2 बॉटल्स लाती है और हानशेन को एक बॉटल देते हुए कहती है, अभी के लिए पानी पी लो, हम दोबारा से पानी पीने के बाद कॉम्बैट शुरू करेंगे। हानशेन को भी कोई शक नहीं होता है क्योंकि बॉटल पूरी तरह से सील पैक थी। ऐसे में अभी के लिए इसके कोई चांसेस नहीं थे कि बॉटल में कोई मिलावट हो, इसलिए वो पानी पी लेता है। लेकिन जैसे ही वो पानी पीता है उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं और उसे ऐसा फील होने लगता है कि उसकी बॉडी पर से उसका कंट्रोल छूट रहा है। लेकिन तभी अचानक से अपने आप उसकी आइस जेड स्किन
एक्टिवेट हो जाती है और उसकी बॉडी की कंडीशन को नॉर्मल करने लगती है। हानशन समझ गया था कि क्विंजुआन ने पानी में उसे मिलाकर ज़रूर कोई मेडिसिन दी है जिसे खाकर वो बेहोश हो जाएगा या ऐसी कंडीशन में पहुंच जाएगा जहां पर वो सच के अलावा और कुछ नहीं बोल सकता है। हानशन ये बात समझ तो गया था, लेकिन अभी भी वो ऐसा ही नाटक करता है जैसे कि अभी के लिए वो हिप्नोटाइज हो गया हो। क्विंजुआन हानशन से कहती है, हानशन क्या मैं सुंदर हूँ? तो इस पर हानशन कहता है, तुम बहुत सुंदर हो। तो क्विंजुआन कहती है, हानशन आखिर तुम्हें मुझ में सबसे ज़्यादा सुंदर क्या लगता है? उसकी बात सुनकर हानशन मन ही मन सोचता है, आखिर ये लड़की मुझे बहकाना क्यों चाहती है? लेकिन फिर भी वो जवाब देता है, मुझे तुम्हारी अपर बॉडी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो क्विंजुआन कहती है, आखिर क्यों? तो इस पर हानशन कहता है, क्योंकि वहाँ की स्किन बहुत सॉफ्ट है। तो क्विंजुआन अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, अगर तुम्हें इतनी पसंद है तो तुम इसे टच कर सकते हो। और ये सुनकर हानशन बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है। उसका हाथ क्विंजुआन को टच करने ही वाला था, लेकिन तभी क्विंजुआन झटका देकर उसका हाथ दूर कर देती है। क्विंजुआन को अब पूरा भरोसा हो गया था कि हानशन हिप्नोटाइज हो गया है। वो हानशन से पूछती है, आखिर तुम ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहते हो? तो इस पर हानशन कहता है, क्योंकि वो मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है। ऐसे में अगर मैं ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल चला गया तो उनकी प्रोटेक्शन कौन करेगा, उन्हें कौन संभालेगा? इस पर क्विंजुआन उसकी फ़िक्र समझ रही थी और वो समझ जाती है कि अभी के लिए हानशन को उसे इस बात की कंफर्मेशन देनी होगी कि ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करने के बाद उसकी फैमिली भी सेफ रहेगी। वो हानशन को नॉर्मल करने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक से उसके मन में एक सवाल आता है और वो हानशन से वो सवाल पूछती है, हानशन आखिर तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? तो इस पर हानशन अजीब तरह से कहता है, क्विंजुआन मेरी नज़र में तुम अब तक की देखी हुई सबसे सुंदर लड़की हो। यही नहीं, तुम स्टील आर्मर बेस की भी सबसे सुंदर लड़की हो। ये सुनकर क्विंजुआन अजीब से ब्लश करने लगती है और वो अनजाने में ही हानशन को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारकर उसे अपने हिप्नोटिज्म से बाहर निकाल देती है। नॉर्मल होते ही हानशन गुस्से में कहता है, आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया था? तो इस पर क्विंजुआन कहती है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ खास नहीं किया था। मैं बस इतना जानना चाहती थी कि आखिर तुम ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते हो। ये कहकर क्विंजुआन वहाँ से चेंज करने चली जाती है और हानशन भी चेंज करने चला जाता है। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो क्विंजुआन हानशन से मिलकर कहती है, देखो हानशन, मैं समझ रही हूँ तुम्हें अपनी फैमिली की चिंता है, लेकिन चिंता मत करो। अगर तुम एक बार ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल ज्वाइन कर लोगे तो तुम्हारी फैमिली को मिलिट्री की प्रोटेक्शन मिलेगी। ऐसे में कोई भी उन पर चाह कर भी हमला नहीं कर पाएगा और वो लोग सेफ रहेंगे। इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। इसलिए तुम्हें दोबारा से सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से तुम्हें ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। हानशन अभी के लिए कुछ कहता नहीं है, लेकिन जब वो वहाँ से बाहर आता है तब भी वो अभी के लिए ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करने के बारे में ही सोच रहा था। और फाइनली काफ़ी देर तक सोचने के बाद वो ये डिसीजन लेता है कि वो ज़रूर ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करेगा। और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। हानशन अभी के लिए लिन फैंग से मिलने आया था। वो अपने पास से 2 म्यूटेंट रैंक की गोल्ड फिश निकालता है और उसे लिन फैंग को दे देता है। लिन फैंग अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश था। असल में शिकार पर जाने से पहले हानशन ने लिन फैंग से कुछ एरो लिए थे, मतलब 2 एरो लिए थे। हाँ, शिकार में हानशन ने जो 2 एरो का यूज़ किया था वो असल में उसके नहीं बल्कि लिन फैंग के थे। बदले में हानशन ने उसे वादा किया था कि वो लिन फैंग के लिए ज़रूर एक म्यूटेंट रैंक का क्रिएचर, एक म्यूटेंट रैंक का बीस्ट लेकर आएगा। और अभी के लिए तो वो 2-2 बीस्ट लेकर आया था। इसलिए अभी के लिए लिन फैंग काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो लोग अभी बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर शैंटियान लाओवेंग के साथ आ जाता है। शैंटियान लिन फैंग से कहता है, आखिर तुम इस लड़के के साथ क्या कर रहे हो? तो इस पर लिन फैंग कहता है, देखो शैंटियान, मैं जानता हूँ कि तुम में और हानशन में दुश्मनी है, लेकिन हानशन मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है और तुम्हें भी मैं जानता हूँ। तो क्यों ना मैं तुम दोनों की दुश्मनी सॉल्व करने की कोशिश करूँ? अगर तुम चाहो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन शैंटियान कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो लाओवेंग से कहता है,
लावेंग चलो यहाँ से, कल तुम्हारी फाइट कॉइन से है, ऐसे में हमें कल की प्रिपरेशन करनी चाहिए। वहीं ये बात सुनकर हानशन मन ही मन कहता है, तो कल मुझे लावेंग से फाइट करनी है। हानशन अभी के लिए जानता था कि लावेंग और शैंटियान कॉइन से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, ऐसे में वो लोग कॉइन को मारने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए अभी के लिए हानशन को पूरी प्रिपरेशन करनी थी। अगले दिन हमें मार्शल रिंग का सीन दिखाया जाता है। मार्शल रिंग अभी के लिए लोगों से खचाखच भरी हुई थी। सभी लोग अभी के लिए यही बातें कर रहे थे कि कॉइन और लावेंग की फाइट में कौन जीतेगा। एंड ऑब्वियसली इन सभी लोगों में से जो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था वो शू शाओ था, और वो अभी के लिए अपने फुल जोश के साथ कॉइन को चीयर कर रहा था। तभी वो अपने लोगों के साथ, मतलब गॉड शूटिंग ग्रुप के लोगों के साथ जाकर एक जगह पर बैठ जाता है। उसके बाजू में अभी के लिए एक मिस्टीरियस मैन बैठा था, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था। वो उस आदमी से बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो आदमी कोई जवाब नहीं देता है। वहीं सभी लोग अभी के लिए लावेंग और कॉइन की फाइट की बातें कर रहे थे। तभी एक आदमी कहता है, आखिर ये फाइट कौन जीतेगा? तो इस पर शू शाओ कहता है, ऑब्वियसली कॉइन ही जीतेगा। तो इस पर दूसरा कोई कहता है, तुम्हें लावेंग को कम में नहीं आंकना चाहिए, वो शैंटियान के ग्रुप का मेंबर है और शैंटियान कॉइन को अपना दुश्मन मानता है। ऐसे में इस चीज़ के पूरे चांसेस हैं कि वो कॉइन को मारने के लिए ज़रूर लावेंग की मदद चाहेगा और लावेंग को अपनी कई सारी बीस्ट सोल देगा ताकि वो कॉइन को मार सके। लेकिन इस पर भी शू शाओ कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए पर जीतेगा तो कॉइन ही। शू शाओ की बात सुनकर उनका को लीडर टाओ कहता है, अगर तुम्हें उस पर इतना ही भरोसा है तो चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर ये फाइट कॉइन जीता और उसने लावेंग को 1 मिनट के अंदर मार दिया तो मैं तुम्हें अपनी रेड बीस्ट की बीस्ट सोल दे दूंगा, और अगर कॉइन ऐसा नहीं कर पाया तो तुम्हें मुझे अपने नॉकटर्नल वुल्फ की बीस्ट सोल देनी होगी। ये सुनकर शू शाओ थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि किसी के लिए भी लावेंग को 1 मिनट के अंदर मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता था। इसलिए अभी के लिए सोच में पड़ जाता है। लेकिन ये देखकर को लीडर टाओ उसे भड़काने लगता है एंड फाइनली वो को लीडर टाओ से शर्त लगा लेता है। अभी के लिए उन दोनों को ऐसा करता देख यांगली काफ़ी ज़्यादा चौंक गई थी। वो मन ही मन कहती है, ये दोनों बेवकूफ़ हैं, ये दोनों उन दोनों को ठीक से जानते भी नहीं हैं और फिर भी उन लोगों पर शर्त लगा रहे हैं। इधर लावेंग बैटलफील्ड पर आ जाता है और कॉइन के आने का इंतज़ार करने लगता है। सभी आसपास देखने लगते हैं, लेकिन किसी को भी कॉइन नहीं दिख रहा था। पर तभी अचानक से वो मिस्टीरियस मैन जो शू शाओ के साइड में बैठा था, वो अचानक से खड़ा हो जाता है और अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटा देता है। उसे देखकर शू शाओ चौंक जाता है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि कॉइन था। कॉइन वहाँ से सीधा बैटलफील्ड पर जाने लगता है। तभी पीछे से शू शाओ कहता है, कॉइन तुम्हें किसी भी तरह फाइट जीतनी होगी। पर जवाब में कॉइन कुछ नहीं कहता है। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसने मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि वो ये फाइट जीतने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। जैसे ही कॉइन बैटलफील्ड पर जाता है तो लावेंग उसे घूरने लगता है, लेकिन तभी बैटल स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट हो जाती है। अनाउंसमेंट होते ही अचानक से लावेंग खुद को एक गोरिल्ला के फॉर्म में बदल लेता है। अभी के लिए उसने जिस बीस्ट सोल का यूज़ किया था वो एक स्केर्ड ब्लड रैंक की ट्रांसफॉर्मेशन बीस्ट सोल थी। शैंटियान ने उसे ये फाइट जीतने के लिए एक स्केर्ड ब्लड रैंक की बीस्ट सोल और 2 म्यूटेंट रैंक की बीस्ट सोल दी थी, और अभी के लिए शैंटियान किसी भी हालत में कॉइन को मारना चाहता था। वहीं लावेंग को ये बीस्ट सोल यूज़ करता देख अभी के लिए शू शाओ काफ़ी परेशान हो गया था। उसे सच में चिंता होने लगी थी कि क्या सच में कॉइन 1 मिनट के अंदर लावेंग को मार पाएगा, क्योंकि अभी के लिए लावेंग एक स्केर्ड ब्लड रैंक की बीस्ट सोल का यूज़ कर रहा था। लावेंग को गोरिल्ला ट्रांसफॉर्मेशन बीस्ट सोल यूज़ करता देख हानशन भी जल्दी से अपनी बीस्ट सोल एक्टिवेट करता है और खुद को बुल बीस्ट में बदल लेता है। जिसके बाद वो अपने पास से एक स्वॉर्ड बाहर निकालता है और उस स्वॉर्ड से सीधा जाकर लावेंग पर हमला कर देता है। लेकिन उसके हमले से लावेंग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा वो एक झटका देकर कॉइन की हाथ की बीस्ट सोल को दूर उछाल देता है। अभी के लिए सभी लोग इस नज़ारे से चौंक गए थे और शैंटियान तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। लावेंग का भी हौसला अब 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो जल्दी से जाकर कॉइन पर हमला करने जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये तो कॉइन की चाल थी। कॉइन जल्दी से अपने पास मौजूद चुराकी
वो स्वॉर्ड निकालता है और जैसे ही लावेंग उसके पास पहुंचता है, कॉइन एक ही हमले में उसे मौत के घाट उतार देता है। अभी के लिए बैटलफील्ड में जो भी हुआ था वो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। यांगली चौंक कर कहती है, बस एक हमला और एक ही हमले में लावेंग मारा गया। इधर उससे ज़्यादा तो शौक सेंटियान था और सेंटियान को अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा दुख भी हो रहा था। उसे लावेंग की मौत का दुख नहीं था, उसे दुख इस बात का था कि उसकी गोरिल्ला बीस्ट सोल और 2 म्यूटेंट रैंक की बीस्ट सोल अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं, क्योंकि ओनर के मरने के बाद उनके पास मौजूद बीस्ट सोल भी खत्म हो जाती थी। अभी के लिए लावेंग मर चुका था। ऐसे में शेंटियान ने उसे जो स्केर्डल रैंक की बीस्ट सोल और 2 म्यूटेंट रैंक की बीस्ट सोल दी थी वो अभी के लिए पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। इस बात से शेंटियान बहुत ज़्यादा दुखी था। इधर सुशाओ तो बहुत खुश था, यहाँ तक कि वो खुशी से नाचने लगा था। कॉइन ने सिर्फ 0.9 सेकेंड में उसे मार गिराया था, उसे मतलब लावेंग को मार गिराया था। इस बात से अभी के लिए सुशाओ काफ़ी खुश था और उसे कॉइन की पावर पर और ज़्यादा भरोसा होने लगा था। सभी लोग कॉइन की जीत पर उसे चीयर करने लगते हैं। आज सभी ने कॉइन की पावर का लोहा मान लिया था, लेकिन इधर शेंटियान हद से ज़्यादा गुस्से में था। वो मन ही मन कहता है, अगली बार जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं हानशेन के मन में भी अभी के लिए यही चल रहा था। अब सीन बदल जाता है और हमें एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। अभी के लिए गॉड शूटिंग ग्रुप के एरिया में सुशाओ अपनी नई बीस्ट सोल पर घूम रहा था। कॉइन के शर्त जीतने के बाद कैप्टन टाओ को सुशाओ को अपने पास मौजूद रेड बीस्ट की बीस्ट सोल देनी पड़ी थी। ये बीस्ट सोल माउंट टाइप की बीस्ट सोल थी, मतलब एक तरह की सवारी थी। इस वजह से सुशाओ काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि ये एक म्यूटेंट रैंक की सवारी थी। बेचारा हानशेन जो दूर से ये सब देख रहा था वो मन ही मन कहता है, लावेंग को मारा मैंने, सारी मेहनत मैंने की और इसके बाद भी मुझे मिला क्या? सिर्फ शेंटियान की दुश्मनी। और वहीं इसने बस एक शर्त लगाई और उस शर्त में जीतने के बाद इसे एक म्यूटेंट रैंक की सवारी मिल गई। यहाँ तक कि मेरे पास भी अभी के लिए कोई म्यूटेंट रैंक की सवारी नहीं है। सच में इस लड़के का तो उस बेट से काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। अभी वो ये सब सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर सुशाओ आ जाता है और कहता है, हानशेन अभी के लिए यांगली तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। इस पर हानशेन वहाँ से यांगली के पास जाने के लिए रवाना हो जाता है। कुछ देर तक ट्रैवल करने के बाद वो यांगली के पास आ गया था। वो यांगली से पूछता है, आखिर तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? तो इस पर यांगली कहती है, आज से स्टेशन हेड ने मुझे तुम्हें ट्रेन करने के लिए कहा है, इसलिए आज से मैं तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू कर दूंगी। तुम जानते हो ना मैं तुम्हारी ट्रेनिंग क्यों शुरू कर रही हूँ? तो इस पर हानशेन अपना सिर हिला देता है। असल में हानशेन ने अब से कुछ दिनों पहले ही क्वींजुआन से कह दिया था कि वो अब मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करने के लिए तैयार है। क्वींजुआन को अभी लगता था कि हानशेन की ओवरऑल स्ट्रेंथ मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करने के लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए उसने यांगली से कहा था कि उसे हानशेन की ट्रेनिंग लेनी है। यांगली हानशेन से कहती है, देखो मैं जानती हूँ तुम कोई पावरफुल लड़के नहीं हो, इसलिए ट्रेनिंग में कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम ट्रेनिंग छोड़ना चाहते हो तो तुम शौक से छोड़ सकते हो। लेकिन इस पर हानशेन कुछ नहीं कहता है। अगले दिन वो दोनों टेलीपोर्ट स्टेशन पर मौजूद मिलिट्री टेस्टिंग लॉबी में आ जाते हैं, जहाँ पर हानशेन की सबसे पहले स्ट्रेंथ चेक की जाती है और उसकी ओवरऑल पावर चेक की जाती है, जो अभी के लिए 10 से भी कम थी। जब यांगली ये रिज़ल्ट देखती है तो उसे ये रिज़ल्ट कुछ खास पसंद नहीं आता है, लेकिन उसे लगा ही था कि हानशेन कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। वहीं सच्चाई तो हानशेन ही जानता था। असल में उस टेस्ट के दौरान उसने अपनी पूरी पावर यूज़ नहीं की थी, क्योंकि अभी के लिए वो अपनी पावर छिपाकर रखना चाहता था। वो सही वक्त आने पर सभी को अपनी पावर दिखाने वाला था। अभी वो सही वक्त नहीं आया था, इसलिए वो अंधेरे में ही रहकर अपनी पावर बढ़ाने वाला था। हानशेन ने पहला टेस्ट कंप्लीट कर लिया था, इसलिए यांगली उसे अगले टेस्ट की तरफ ले जाने लगती है। अभी के लिए वो हानशेन को ग्रेविटी ट्रेनर नाम की एक मशीन के सामने लेकर आई थी। यांगली ग्रेविटी ट्रेनर के अंदर जाती है और हानशेन को अभी के लिए उसकी ट्रेनिंग को ध्यान से देखने के लिए कहती है। हानशेन उसकी ट्रेनिंग को ध्यान से देखने लगता है। अभी के लिए यांगली काफ़ी पावरफुल ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन उसकी मूवमेंट्स
काफ़ी अजीब सी लग रही थी। जब हानशेन इस बारे में वहाँ मौजूद एक बंदे से पूछता है तो हानशेन को बताता है ग्रेविटी ट्रेनर एक खास तरह की मशीन है जिसके अंदर की ग्रेविटी को कंट्रोल किया जा सकता है। उसे तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जिस वजह से इसके अंदर की ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी सकती है और काफ़ी ज़्यादा कम भी हो सकती है। अभी के लिए यांगली की मूवमेंट्स देखकर तुम्हें वो काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही होंगी, लेकिन जब तुम इसके अंदर ट्रेन करने जाओगे तब तुम्हारे लिए इसके अंदर खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक पर्सन जिसकी फिटनेस लेवल 10 तक नहीं पहुंची है उसके लिए इसके अंदर ट्रेन करना हद से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यांगली अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर कर ग्रेविटी ट्रेनर से बाहर आ जाती है और हानशेन से कहती है, देखा ना मैंने कैसे ट्रेनिंग की, अब तुम्हें भी जाकर वैसी ही ट्रेनिंग करनी है। वो मन ही मन कहती है, तुम्हारी फिटनेस तो 10 भी नहीं है, अब मैं भी देखती हूँ तुम किस तरह इस ग्रेविटी ट्रेनर के अंदर ट्रेनिंग कर पाते हो। पता नहीं क्यों, लेकिन यांगली हमेशा से ही हानशेन से चिढ़ती आई थी। हानशेन ने तो उसे कभी ऑफेंड नहीं किया था, इसके बावजूद भी वो हानशेन से चिढ़ती थी। लेकिन हानशेन अभी के लिए उससे कुछ नहीं कहता है और ग्रेविटी ट्रेनर के अंदर जाने लगता है। यांगली वहाँ से जा चुकी थी। इधर यांगली के जाते ही वो आदमी जिसने हानशेन को अभी के लिए ग्रेविटी ट्रेनर के बारे में बताया था, वो जल्दी से हानशेन के पास आता है और उससे कहता है, देख भाई, अभी के लिए तेरी फिटनेस 10 भी नहीं है, ऐसे में तेरे लिए ग्रेविटी ट्रेनर के अंदर ट्रेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर तू चाहे तो मैं तुझे एक ट्रिक बता सकता हूँ जिसकी मदद से तू आसानी से ग्रेविटी ट्रेनर के अंदर ट्रेन कर पाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बदले में तुझे मेरे लिए ब्लैक फॉरेस्ट के 2 पैकेट लाने होंगे। ब्लैक फॉरेस्ट एक सिगरेट थी और उस आदमी को ये चाहिए थी। हानशेन अभी के लिए मान जाता है। वो आदमी हानशेन को ये सिखा देता है कि किस तरह वो ग्रेविटी ट्रेनर की सेटिंग्स चेंज कर कर ग्रेविटी ट्रेनर के अंदर की जो इंटेंसिटी है उसे कम कैसे कर सकता है। हानशेन ग्रेविटी ट्रेनर के अंदर आ जाता है, लेकिन अभी के लिए उसने कोई भी इंटेंसिटी कम नहीं की थी। वो नॉर्मल पर ही ट्रेनिंग करता है और जब उसका रिज़ल्ट आता है तो उस रिज़ल्ट को देखकर यांगली काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। वो गुस्से में हानशेन से कहती है, हानशेन सच सच बताओ, क्या तुमने चीटिंग की है। हानशेन का रिज़ल्ट देखकर यांगली हद से ज़्यादा शॉक हो गई थी। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि हानशेन इतना अच्छा रिज़ल्ट कैसे लेकर आ सकता है। उसे इस बात पर पूरा भरोसा था कि हानशेन ने ऐसा रिज़ल्ट लाने के लिए ज़रूर चीटिंग की होगी। तो इस पर हानशेन साफ साफ मना करते हुए कहता है, मैंने कोई चीटिंग नहीं की थी। आपने जो सेटिंग सेट की थी मैंने उसी के हिसाब से ट्रेनिंग की है। अगर आप चाहें तो आप वीडियो देख सकते हैं, ट्रेनर के अंदर कैमरा लगा है, उसमें ये सब रिकॉर्ड हुआ है। अभी के लिए यांगली को हानशेन की बातों से कहीं भी ये नहीं लग रहा था कि हानशेन झूठ बोल रहा है, लेकिन उसे इस बात पर भरोसा भी नहीं हो रहा था कि हानशेन के इतने अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, वो भी इतने कम टाइम में। लेकिन तभी अचानक से हानशेन अजीब से कहता है, कैप्टन यांग, आपकी वजह से मेरा ट्रू पोटेंशियल बाहर आया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आगे से मैं आपके हर एक ऑर्डर मानूंगा, आपकी हर एक कमांड मानूंगा। उसकी बात सुनकर अचानक से यांगली चौंक जाती है। वो हल्का सा ब्लश करने लगती है और जल्दी से उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। हानशेन अभी के लिए कमरे से बाहर आ गया था। वो हल्के से मन ही मन हंसते हुए कहता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कोई लड़की कितनी भी सख्त क्यों ना हो, पर उसे अपनी तारीफ हमेशा ही पसंद आती है। अभी के लिए हानशेन काफ़ी ज़्यादा खुश था कि फालतू में उसे कोई एक्स्ट्रा पनिशमेंट नहीं मिली थी। लेकिन इधर यांगली ने डिसाइड कर लिया था कि वो हानशेन की ट्रेनिंग की डिफ़िकल्टी और ज़्यादा बढ़ाएगी। और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।